ओके चलिए तो एक नज़र डाल लेते हैं मार्केट के ऊपर। पिछले 15 मिनट में अच्छी खासी रिकवरी मार्केट में लोअर लेवल से, जो एक समय लग रहा था कि मार्केट कंप्लीटली कोलैप्स कर रहा है, अब वहाँ से एक थोड़ी सी रिकवरी क्लियरली। निफ्टी में भी वापस 17,800 के ऊपर, बैंक निफ्टी वापस 41,900 के ऊपर। एक समय हम 41,700 तक के करीब फिसल गए थे बैंक निफ्टी में जब हम शो की तैयारी कर रहे थे। इनफैक्ट जब मैंने ग्राफिक्स भेजे थे उस समय हर्षदा, लेकिन एक क्लियर चीज़ है कि निफ्टी ने 17,800 को फिर तोड़ा और बैंक निफ्टी फिर से 1% के करीब गिरा। और ये जो आज की गिरावट है ये थोड़ी सिग्निफिकेंट इसलिए भी है क्योंकि जैसा कि हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, हमारी मार्केट अपने वेट के अंडर गिर रही है। कुछ ना कुछ तो फैक्टर्स हैं हमारी मार्केट्स के जो इस तरीके से गिर रहे हैं। और ग्लोबल क्यूज़ कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमारी मार्केट इस तरीके से गिर रही है। तो फिर बड़ा सवाल यही है कि क्या मार्केट जो है वो थोड़ा सा बजट को लेकर नर्वस है। ये एक बड़ा सवाल है। आज अगर आप देखेंगे तो रिलायंस हुआ, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, एक्सिस हुआ, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर आपने थोड़ी सी एक प्रेशर देखा है। लेकिन फिर वही सवाल है क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट की अपसाइड में हम पार्टिसिपेट कर नहीं पा रहे हैं और ग्लोबल मार्केट जब नीचे होती है तो और ज़्यादा गिर रहे हैं। तो एक थोड़ा सा आज मार्केट में क्लियरली सेलिंग प्रेशर। सवाल फिर यही उठता है कि क्या स्ट्रक्चरली इस मार्केट में कुछ बदल रहा है। अब उसके जवाब होपफुली धीरे धीरे करके सामने आएंगे, लेकिन आज थोड़ा सा झटका लगा था अनुज, क्योंकि 17,774 जो दिसंबर 26 तारीख को लो था उसके नीचे हम फिसले 10 पॉइंट ही सही, लेकिन वो गैप सीधा लगा और तब ये फेयर फैक्टर था कि और बिकवाली मैग्नीफाई होगी। लकीली हुई नहीं है। अब निफ्टी पर क्या आपको लग रहा है ये थोड़ा सा संभल गया है तो उसे एक पॉजिटिव लेना है, या फिर मामला कभी भी बिगड़ सकता है? नहीं देखिए, मामला तो बिगड़ गया है। अब इशू ये है कि एक्सपायरी है, तो इसलिए ऑब्वियसली लोअर लेवल पर। देखिए, आज मैं सुबह एक बहुत एनालॉजी यूज़ कर रहा था कि एक इंडिया और श्रीलंका क्रिकेट मैच हुआ था, उसमें श्रीलंका की जो टीम थी वो रन बनाती गई। जयसूर्या ने 300 से ज़्यादा रन बनाए थे, श्रीलंका ने 900 रन बनाए थे। और फाइनली बॉलर्स को भी पता था कि अब तो जब ये डिक्लेयर करेंगे तभी मैच मतलब हमारे को कुछ ख़त्म होगा। तो अभी जो भी रैलीज आ रही हैं मार्केट में, ये जितनी भी रैली आ रही हैं, ये बेसिकली जो शॉर्ट्स हैं वो कह रहे हैं चलिए अब थोड़ा सा प्रॉफिट घर ले जाते हैं, अभी थोड़ा सा पेन से रिलीव कर देते हैं बुल्स को। क्योंकि आप अगर एक ही डायरेक्शन में गिरते जाएंगे तो फिर वो बुल्स पूरा ही ट्रैवल थ्रो इन कर देंगे। इसके लिए बेयर्स क्या कर रहे हैं, मार्केट को नीचे लेकर जाते हैं, मार्केट थोड़ा ऊपर आता है, मतलब कवरिंग करते हैं, थोड़ा ऊपर आता है, जैसे ही वो थोड़ा ऊपर आता है फिर बेच देते हैं। आप पिछले 5-6 दिन का टेक्सचर देख लीजिए। और आज जिस तरीके से हमने दिसंबर का लो तोड़ा है, उसने एक रास्ता ओपन कर दिया। जो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज निफ्टी का वो है 17,275। आज की इस जो ओवरऑल स्ट्रक्चर ने उसको ओपन किया, वो हम ऑब्वियसली इमीडिएटली नहीं जाएंगे, बीच बीच में हम वापस 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट भी करेंगे। और जो 20 डे मूविंग एवरेज है हर्षदा निफ्टी का, वो है अब 18,090 पर। और इसकी सिग्निफिकेंस देखिए आप, 3 दिन पहले 18,250 पर था, फिर उसके बाद 18,150 पर आया, अब 18,090 पर आ गया। ये डिक्लाइनिंग 20 डे मूविंग एवरेज है। डिक्लाइनिंग 20 डे मूविंग एवरेज जो है चार्ट पर एक बहुत बड़ी कमजोरी दिखाता है आपकी मार्केट के लिए। और आज सुबह जो हमने एक डबल स्ट्रैटेजी दी थी, एक स्ट्रैटेजी दी थी कि सुबह के गैप अप में बेचिए और 18,022 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, और नीचे जब आए मार्केट तो 17,800 पर प्रॉफिट बुक करके एक बार बाय करने की कोशिश करिए और 17,774 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। पहली लेग ब्यूटीफुली प्ले हुई, दूसरी लेग प्ले नहीं हुई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट का टेक्सचर बिगड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मार्केट का टेक्सचर बिगाड़ने में बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा हाथ है। अब जी हाँ, और जैसे आप कह रहे थे कि थोड़ा बहुत बेयर्स मौका दे रहे हैं बुल्स को फंसाने का, तो बड़ा जाल फैलाया जा रहा है। मुझे लग रहा है जिस तरह की पोजीशंस आई हैं। निफ्टी बैंक कल भी हम यही देख रहे थे कि एक दिन जो रिकवरी आई वो टिक नहीं पाए। कल भी हमने देखा था बिकवाली का दबाव देखने को मिला, आज फिर 42,000 के नीचे फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कौन से लेवल्स अब क्रूशल हो जाते हैं? देखिए, बैंक निफ्टी में मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ हर्षदा। हालांकि एक चीज़ मैं कहूँगा कि बैंक निफ्टी अभी भी दिसंबर लो के थोड़ा ऊपर ही है, और इसने फिर उसको प्रोटेक्ट किया है। 41,569 का जो लो था उसको बैंक निफ्टी ने फिर प्रोटेक्ट किया है। लेकिन आज सुबह एक जो चीज़ मैं नोटिस की थी ऑप्शंस के डेटा में, कि कॉल राइटर्स थे ही नहीं बैंक निफ्टी में और पुट राइटर्स ज़बरदस्त थे। तो मुझे थोड़ा सा दिमाग ठनका था कि कवरिंग कहाँ से आएगी, अगर कॉल राइटर है ही नहीं तो किसी के लिए कवर करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। कॉल राइटर सब कल कवर करके भाग चुके थे। और लेकिन कल जबरदस्त पुट राइटिंग हुई थी, और मेरा डर यही था आज सुबह कि अगर ये जो पुट राइटर्स हैं अगर ये फंसने शुरू हुए, 42,200 फिर 42,100 फिर 42,000, और वो एग्जैक्टली वही। और पुट के प्रीमियम्स आज आप देखेंगे तो 200 से 250% बढ़े हैं बैंक निफ्टी के। तो वो जो कल के पुट राइटर्स थे उनकी आज ज़बरदस्त पिटाई हुई है। अच्छा, अब देखिए, मैं एक मतलब बैंक निफ्टी में मुझे पता है प्रॉब्लम क्या लग रहा है। बैंक निफ्टी स्ट्रक्चरली थोड़ा सा वीक होता जा रहा है अब, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है आईसीआईसीआई बैंक।
जब मार्केट का लीडरशिप स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है, जो कि आईसीआईसीआई बैंक कर रहा है, बैंक निफ्टी का तो 200 डे मूविंग एवरेज, अब लोग सुन के शायद हंसे भी, यहाँ से 2000 पॉइंट नीचे है। तो अगर दिसंबर के लोस टूटे तो बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट की डाउन साइड ओपन हो जाती है। इशू क्या है बैंक निफ्टी के साथ कि ये इतना बड़ा इंडेक्स है, 18,000 से रैली स्टार्ट हुई, हम 44,000 तक गए, अब 44,000 से हम सिर्फ 42,000 तक ही आए हैं। 2000 पॉइंट तो दिए हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं दिए बैंक निफ्टी पर, लेकिन क्योंकि ट्रेडर्स के लिए तो 300-400 पॉइंट भी बहुत होते हैं, इसके लिए ये लग रहा है कि बहुत बड़ा है। एक्चुअली कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं है बैंक निफ्टी में, लेकिन अगर लो टूटा तो फिर 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़, आज सुबह आईटी थोड़ा फिर भी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था मार्केट को, और फिर उसके बाद वो भी थोड़ा सा पस पड़ा है। हालांकि एक चीज़ मैं कहूँगा कि एक मार्केट ने आपको इंडिकेशंस दिए हैं कि लीडरशिप शायद थोड़ी सी चेंज हो रही है, बैंक से आईटी में जा रही है। देखिए आईटी वापस ग्रीन में आ गया है, और आज अगर इन्फोसिस के नंबर्स या गाइडेंस इसको एक कंफर्मेशन दे दें हमको, तो मैं ये कहूँगा कि हो सकता है कि अगले 1-2 महीने शायद आईटी आउटपरफॉर्म करे और ये जो बैंक निफ्टी के अंडर परफॉर्मेंस है ये थोड़ी और बढ़ जाए शायद। जी हाँ, और इन्फी के नंबर्स और एचसीएल टेक के नतीजे आ जाएंगे, उस पर भी आगे हम बात करेंगे कि मार्केट अब किस तरह की पोजीशन बनाकर चल रहा है उन नंबर्स से ठीक पहले, क्योंकि आज और कल अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। वीरू, आफ्टरनून बताइए, ज्यादा मंदी के ट्रेड्स डेफिनेटली आइडेंटिफाई हुए हैं आज? जी हाँ, देखिए शॉर्टिंग बहुत सारे स्पेस में हुई है। अगर आप सिर्फ एक कैपिटल गुड्स और एक केमिकल को छोड़ते हैं, जिसमें चुनिंदा अगर कुछ स्टॉक्स में बाएंगे, अदरवाइज ज़्यादातर स्पेसिस में आप देखें शॉर्टिंग है। लेट्स बिगिन विद, अगर आप देखें केमिकल्स, था यहाँ पे नवीन फ्लोरिन करीब 28% का सुपर स्विंग। आई थिंक फर्स्ट टिक से इस स्टॉक में स्ट्रेंथ थी, अभी भी आप देखें करीब 5.5% ऊपर। आज एग्जैक्टली इस प्राइस पर ये एक ज़माना मतलब लगभग 23 दिसंबर के बाद 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को छू रहा है। नवीन फ्लोरिन करीब 28% का ओआई बिल्डअप था। दीपक नाइट्राइट को अगर आप देखिए, आज सुबह से यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग विजिबल है, यहाँ पे ओआई शेड हुआ है। तो ये दो स्टॉक्स केमिकल बास्केट में आज अपनी प्रेजेंस फील करा रहे थे, स्पेशली नवीन फ्लोरिन। और अगर आप उसके बाद जाएं तो कैपिटल गुड स्पेस, यहाँ पे ओआई एडिशंस अच्छे हैं। एल&टी 3.8%, केमिंस इंडिया लगभग 13.5%। ये दोनों स्टॉक्स इस बाजार की अगर आप देखें उथल पुथल और कहीं ना कहीं जो एक्सट्रीम वोलेटिलिटी है उससे काफ़ी दूर खड़े हुए हैं। केमिंस इंडिया एक बार फिर से अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास आके खड़ा है। इसका ऑल टाइम हाई करीब 1534 पे है, यानी लगभग जो इसके हाईस करीब 50 रुपए के हैं उनके आसपास आके ट्रेड करता हुआ है। एल&टी में करीब अगर आप देखें 2154, ये भी अपने ऑल टाइम हाई के पास। तो बाजार के स्ट्रक्चर, निफ्टी के सेटअप और इन दो स्टॉक्स के बिहेवियर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक कहाँ अगर आप देखें आपका निफ्टी जो है वो आज 17,829 पे अपने 100 डे मार्क नीचे ट्रेड कर रहा है। ये दोनों स्टॉक्स स्पेशली एल&टी ऑल टाइम हाई के नज़दीक है। ये दो स्पेस थे जो कि स्ट्रॉन्ग थे। बैकफुट पे क्या है, रेस्ट सब जगह देखिए तो वहाँ पे शॉर्टिंग है। लेट्स बिगिन विद द बैंकिंग। एक्सिस बैंक एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, आज वहाँ पे सबसे ज़्यादा बेयर ग्रिप ली गई है, 5% का वाई बिल्डअप। कोटक महिंद्रा बैंक 0.3% का, पीएनबी 2.8%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनफैक्ट पिछले कुछ सेशन में एसबीआई में अगर आप देखें काफ़ी शॉर्टिंग विजिबल है। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 593 पे अपने 50 टीमा के नीचे ट्रेड करता हुआ, और आज यहाँ पर भी करीब 2% का वाई बिल्डअप। टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल में लगातार क्रमबद्ध तरीके से अगर आप देखें शॉर्टिंग जो है वो विजिबल है। आज भी भारतीय में काफ़ी शॉर्टिंग हुई, स्टॉक में लगभग 3% का बिल्डअप। लेकिन आज टाटा कम्युनिकेशन, जिसमें इसने अपने इस दौर का हाई क्रिएट किया, टाटा कम्युनिकेशन लगभग 28 जनवरी 2022 के बाद हायर लेवल से, इसमें भी थोड़ी शॉर्टिंग विजिबल थी। और एक स्पेस और मैं जिक्र करना चाहूँगा, मेटल्स। इसमें दो कैंडिडेट्स आज नाल्को और हिंडाल्को थोड़ा सा प्रेशर में थे, दोनों में ही शॉर्टिंग विजिबल। लेकिन बैंकिंग में सबसे एग्रेसिव शॉर्टिंग है और कैपिटल गुड्स में स्ट्रॉन्ग लॉन्ग। हर्षदा जी हाँ, कैपिटल गुड्स इनफैक्ट थोड़ी सी लाइमलाइट में रहे हैं आज के दिन, एक तरफा बिकवाली के बीच। लेकिन कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, फिर जानकारों से बात करना शुरू करेंगे। आज क्योंकि मार्केट का ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव हो चुका है, थोड़ा नहीं काफी नेगेटिव हो चुका है, तो वो काउंटर्स पहले आपकी स्क्रीन पर आएंगे जो बाजार पर दबाव डाल रहे हैं। कुछ का जिक्र वीरू ने किया, कुछ और स्टॉक्स आपके सामने। फार्मा कंपनियों से कोई सहारा नहीं है। ग्रैन्यूल्स देखिए लगभग 4% नीचे, डीवीज में 3% तक की गिरावट। वहां पर बैंकों में कोलैप्स देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ छोटे निजी बैंकों में भी बंधन जैसे स्टॉक्स है जहां पर अग्रेसिव शॉर्ट की पोजीशंस खड़ी है। आज वोल्टास में भी हमने देखा है करीब 3% तक का कट देखने को मिल रहा है। हालांकि आज तेजी का ट्रेड अगर कुछ आया है वो अल्ट्राटेक सीमेंट की ओर से आया है। सुबह से ही थोड़े बहुत सीमेंट स्टॉक्स रेडार पर आते हुए मोतीलाल की रिपोर्ट भी सजेस्ट कर रही थी कि यहाँ पर फर्मनेस रहेगी 1.5% ऊपर।
पीवीआर दूसरा सत्र जहां पर 3.5% तक की तेजी देखने को मिली। कल जाते जाते यहां पर एक बाय कॉल भी आया था। HCL टेक नतीजे आएंगे 4:15 के आसपास, स्टॉक 1.5% ऊपर है। और उस पूरी कैपिटल गुड्स की फहरिस्त में जहां पर वीरू L&T, यहां पर कमेंस की बात कर रहे थे, आज सीमेंस भी स्टॉक है जो पार्टिसिपेट कर रहा है। 1% से ज्यादा का उछाल इधर बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ये फिलहाल वो तेजी वाले ट्रेड्स जो आपकी स्क्रीन पर हैं। लेकिन इस समय 284 अंकों की 74 अंकों की गिरावट के साथ इस समय निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ क्लियरली यहां पर रिकवरी देखने को मिली है, क्योंकि इंट्राडे में 455 अंकों तक की गिरावट देखने को मिली थी। तो ये भी कुछ संभलने का काम जरूर कर रहा है। और आपके सामने बस जो सोल रेंजर है वो HDFC बैंक है, जो कोशिश कर रहा है कि निफ्टी बैंक को जितना हो सके सहारा दे। नहीं बिल्कुल, देखिए हर्षदा, ये पूरा का पूरा एक्सपायरी प्ले है। जिस तरीके से मार्केट ने रिकवरी दिखाई है और लोअर लेवल से, और बैंक निफ्टी ने खासतौर से लीड किया है। 17,830 अब निफ्टी और बैंक निफ्टी 41,960 पर। तो फिर हो सकता है आज फिर आप एक बार के लिए वापस बचा लें 17,800 क्लोजिंग बेसिस पर, 42,000 क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी को वापस बचा लें। लेकिन जिस तरीके से बार बार इंट्राडे में आप एक लेवल को ब्रेक कर रहे हैं और जिस तरीके से एक लेवल को टेस्ट कर रहे हैं, अल्टीमेटली मार्केट उस लेवल को गिव अप कर देगा। क्योंकि अगर निफ्टी में डबल बॉटम बनना होता तो अब तक बन के मार्केट ऊपर आ चुका होता। अच्छा, आज मैं एक चीज़ देख रहा था, आज तो कोई मार्केट रेड में नहीं है, ग्लोबल मार्केट, मतलब कोई एक इंडेक्स रेड में नहीं है आज तो, सारी ग्रीन में। इवन पाकिस्तान का इंडेक्स ग्रीन में आज तो मतलब सारे इंडेक्स ग्रीन में आज। एक हमारा ही मार्केट डाउन है। और ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे ग्रीन में, आप यूरोपियन मार्केट देखिए, सब आधे % से करीब करीब 1% तक ऊपर है। US मार्केट में देखा था कल 2% बंद हुई थी। एक दो लैटिन अमेरिकन मार्केट तो कल 4% तक चली थी। आज सुबह कॉस्पी हुआ या हैंगसेंग हुआ, ये मार्केट्स थी, ये सारी की सारी 1/3% या आधा % ऊपर थी। डाउ फ्यूचर्स हालांकि थोड़ा सा नीचे हैं, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, सिर्फ 30-29 पॉइंट नीचे हैं। तो ये क्लियरली एक आपका, आज आप ग्लोबल क्यूज को ब्लेम भी नहीं कर सकते कि हम उनकी वजह से गिरे थे। अभी एक सेल ऑन रैली मार्केट बन चुका है क्लियरली। जी हाँ, क्लियरली एक सेल ऑन रैली वाला मार्केट। और इस मार्केट में फिर अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस पर हमारे साथ हमारे जानकार जुड़ते हुए दिखाई देंगे। गाबा साहब, मानस जायसवाल, राजेश पालविया तैयार हैं। कुछ देर में हम आशीष महेश्वरी को जोड़ेंगे और साथ ही हेमांग जानी को फंडामेंटल्स पर डिटेल में बात करने के लिए। यही नहीं, आज कार्यक्रम में रुचित जैन और प्रशांत सावंत भी जुड़ने वाले हैं। इन सबसे बातचीत होगी, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। आज का बड़ा एक्सीडेंट इंडेक्स के बाद पेटीएम है, 7% इंट्राडे में टूटा। यहाँ पर बड़ी ब्लॉक डील हुई है, एक बड़े प्री IPO निवेशक ने हिस्सा बेचा। क्या डिटेल्स निकल कर आ रहे हैं, यतीन आपको देंगे कुछ ही क्षणों में। HCL टेक और इन्फोसिस के नतीजों से पहले IT सेक्टर कैसे पॉइज्ड है, आपकी क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे ओमकार टंकसाले से। ऑफ कोर्स केमिकल सेक्टर का भी जायजा लिया जाएगा, आज का आउट परफॉर्मर क्या चल रहा है में। और फिर चार का चौका आएगा, जहां पर सस्ता ऑप्शन प्रशांत सावंत देंगे, राजेश पालविया देंगे FNO का सुपरस्टार, चार्ट का चमत्कार मानस जायसवाल और मिड कैप फंडा आशीष महेश्वरी से समझेंगे। तो ये सब है प्लान्ड आज कार्यक्रम में आगे। ओके, चलिए अब मानस से बात करते हैं। मानस, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मानस, इस वक्त का आपका कन्विक्शन ट्रेड, क्या चीज कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, थोड़ा नॉन FNO स्पेस की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि FNO में थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा है। तो आई थिंक आइनॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। आइनॉक्स लेदर की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। पहली चीज, स्टॉक ने अपने 100 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर का एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, जहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप डेली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको आज हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन मिलेगा। तो सबको देखते हुए लग रहा है कि शायद अब यहाँ से एक मूव देखने को मिल सकता है, जिसमें स्टॉक 550 के स्तर को वापस टेस्ट कर सकता है। तो 520 के भाव चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 509 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है, पहला टारगेट 540, और उसके बाद शायद आपको 550 तक के स्तर भी आइनॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। ओके, आइनॉक्स लीजर में बाय करना है तो ये कैश का सौदा, आज फ्यूचर्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी है, तो ये मानस की चॉइस। गाबा जी, गुड आफ्टरनून, आप क्या ट्रेड ले रहे हैं सर? मेरा ध्यान L&T पर है, अब ट्रेड कर रहा है 2158 के आसपास। एक दो दिन देना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 2140, वो जरूरी है। 2158 पे चल रहा है, एक दो दिन देंगे तो शायद 2180 तो 2200, ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है L&T। ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड L&T। यस
180 नियर टर्म में और फिर 2200 के टारगेट के लिए एक मौका एलएनटी में 1.5% ऊपर है ट्रेड। राजेश पालविया, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षल जी। सो ट्रेड रहेगा एसबीआई लाइफ में, बाय करने की सलाह है एसबीआई लाइफ में। जिस तरीके के स्ट्रक्चर है स्टॉक में आज अगर हम देखें तो 2 दिन का एक डाउन टिक के बाद स्टॉक ने आज वापस से रिकवरी बनाई है और अपने ये 3 दिन के जो एक हायर रेंज का था उसका आज का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके की प्राइस एक्शन एसबीआई लाइफ में आज बनी है, हमें लगता है ये स्टॉक फर्दर एक्सटेंड करेगा अपमूव को। 1340 1350 तक की अपसाइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे करीब 1295 के आसपास। ओके, स्टेट बैंक ऑफ सॉरी मैम एसबीआई लाइफ आपकी स्क्रीन पर आप देखें 1311 किस तरह पे ट्रेड करता है, लगभग 1.25% ऊपर। इट्स ए बाय कॉल। हाँ, एक बात तो है, अगर आप इस चार्ट को थोड़ा सा रीड करें और पिछले अगर आप 1-1.5 महीने के बिहेवियर को देखें तो फिर भी इसने बाजार की टर्बुलेंस के अगेंस्ट अपने आप को काफ़ी फर्म रखा है। ये भी उन चुनिंदा स्टॉक्स में से है जो कि अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं above all moving averages. प्रशांत, गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त? जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, हर्षराज जी और अनुज जी। गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो एक स्टॉक जो इस वीक मार्केट में मुझे काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ मूव होता हुआ दिख रहा है वो है पीवीआर। करीबन अभी 1755-60 के बीच में काम कर रहा है, तो मैं इसको लेना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1724 1724 और टारगेट में देख रहा हूँ टारगेट 1 1795 और इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ 1820-25 तक जाने की इसमें क्षमता है, तो ये मेरा पिक होगा। ओके, देखिए आइनॉक्स और पीवीआर दोनों अब एक साथ ही मूव करेंगे, दोनों का ऑब्वियसली मर्जर होना है। तो पीवीआर भी चल रहा है, आइनॉक्स भी चल रहा है, दोनों स्टॉक चल रहे हैं। पीवीआर एफएनओ में है, वहाँ पर मूव आ रहा है। आज सुबह सुबह जो पहला स्टॉक हमने स्पॉट किया था और हमारे गेस्ट के साथ डिस्कस भी किया था वो था नवीन फ्लोरिन। अभी भी एफएनओ का टॉप गेनर बना हुआ और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे इस समय 5.5% का मूव। लेकिन एक स्टॉक जिसमें पिछले 1 घंटे में हमने काफ़ी गिरावट देखी वो है पेटीएम। एक बार जरा स्टॉक लेकर आइए और देखिए ये इस समय 546 6% नीचे बड़ी ब्लॉक डील हुई और यतिन ने पता लगाया कि आखिरकार बेचा किसने। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए जहां तक कि पेटीएम का सवाल है, आज आपको 2 करोड़ शेयर 540 की रेंज में ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। लगभग ये जो 1100 करोड़ के आसपास का सौदा था वो आपको एक्सचेंजेस पे होता हुआ दिखाई दिया। सूत्र जो हमको जानकारी दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि एंट फिन यानी जो अलीबाबा की एक इकाई है उसने ये शेयर्स मार्केट में बेचे हैं। ऑब्वियसली ज़्यादातर जो शेयर्स बेचे हैं वो एचएनआई के ग्रुप्स को बेचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आपने डील होने के बाद शेयर में थोड़ी बहुत गिरावट देखी, उसी रीज़न से ये आपको होती हुई दिखाई पड़ेगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंट फाइनेंशियल जो अलीबाबा की इकाई है उनके पास लगभग 25% हिस्सेदारी थी सितंबर क्वार्टर के एंड में। जहां तक कि alibaba.com और एक एंटिटी है जिसके पास पेटीएम के शेयर है, उनके पास भी लगभग 6.25% हिस्सा है। और ओवर एंड अबाउ ये दो एंटिटीज आपको सॉफ्ट बैंक का जो विजन फंड है इसकी भी होल्डिंग करीब करीब 17.5% दिखाई पड़ेगी सितंबर होल्डिंग में। ऑब्वियसली नवंबर में उन्होंने अपने शेयर्स बेचे जिसके अंदर 60 दिन का लॉक इन था और वो लॉक इन जो है सॉफ्ट बैंक का वो 15 तारीख को यानी 15 जनवरी को एक्सपायर होने वाला है। इसी हफ्ते आपको वो लॉक इन भी एक्सपायर होता हुआ दिखाई देगा, जो डील के बाद जनरली आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि भाई 60 दिन तक कोई नहीं हम सप्लाई करेंगे शेयर। तो जहाँ तक कि सॉफ्ट बैंक के विजन फंड का सवाल है, अलीपे का सवाल है, ये दोनों ही इकाइयाँ कंटिन्यूसली पेटीएम के शेयर पिछले 2-3 क्वार्टर्स या 2-3 महीनों से स्पेसिफिकली बेचने में लगी हुई हैं। ओके यतिन, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और देखिए पेटीएम अभी भी अपने जो 52 वीक लोज हैं उससे आज तक करीब 24% 25% ऊपर है। लेकिन एक जब पेटीएम का बायबैक आया था तो एक हमने बात की थी कि बायबैक से एक शायद नियर टर्म में सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन अभी भी स्टॉक के ऊपर सेलिंग प्रेशर काफ़ी है और काफ़ी रहने वाला भी है। 438 रुपये का इसका 52 वीक लो था। महेश्वरी जी को जोड़ लेते हैं और पूछते हैं अगर उन्होंने ट्रैक किया पेटीएम को तो। गुड आफ्टरनून महेश्वरी जी, कुछ व्यू आपका पेटीएम पर? देखिए अभी कुछ दिनों से तो इनफैक्ट हम देख रहे थे कि स्टॉक में 10-10 15-15 रुपए करके जैसे तैसे वो बाउंस बैक हुआ, बट हमेशा इस पे एक थोड़ी सी तलवार ब्लॉक डील्स की लटकी रहती है जिसके कारण से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली इनफैक्ट।
बट फंडामेंटल देखा जाए तो जैसा उन्होंने मैनेजमेंट ने भी बात किया था कि ऑपरेशन लेवल पे वो अगले साल तक प्रॉफिट में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट है जिस पर एक बार रिलाई किया जा सकता है। तो मैं इनफैक्ट गिरावट पे 525-30 के आसपास स्टॉक को मैं वैल्यू मुझे नजर आती है थोड़ा, और मेरे हिसाब से स्टॉक को थोड़ा सा अभी टाइमिंग के लिए ट्रेडिंग स्टॉक ट्रीट करना चाहिए, ना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो 525-30 के आसपास खरीदे और 575-80 के आसपास स्टॉक में एग्जिट करें। 525 या 530 के बीच खरीदे और 575 के करीब बेचे, तो ये ट्रेडिंग रणनीति हुई। अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना भी है, किस लेवल के ऊपर निकले तब आप इसको कंसिडर करेंगे कि हाँ ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है, या फिर जब वो नंबर्स पॉजिटिव आना लगेंगे, जो कंपनी प्रॉमिस कर रही है और उसकी तरफ सपोजिटली बढ़ रही है, तब वो डिसीजन आएगा? मेरा मानना है कि कोई जल्दी नहीं आता इस स्टॉक को बाय करने के लिए, कि ऐसा नहीं है कि जल्दी में स्टॉक का 4 डिजिट में दोबारा से पहुंच जाएगा, क्योंकि जितने रिटेल निवेशक और या ट्रेडर्स स्टॉक में अटके हुए हैं, हर लेवल पे इस स्टॉक में मुनाफा वसूली होती रहती है। तो यदि लंबी अवधि का नजरिया तो 1-8 साल वेट करें, फिर उसके बाद में ले लेंगे, भले 650 में लेना पड़ेगा, 700 में लेना पड़ेगा, उस लेवल पे ले लेंगे। बट टाइमिंग ट्रेडिंग स्टॉक ही है ये, एक ट्रेडिंग स्टॉक ही दिख रहा है। मानस, ये राय साफ है एकदम, फंडामेंटल जानकार कह रहे हैं कि पेटीएम में कोई लॉन्ग टर्म निवेश करने की जल्दबाजी ना करें। 525 से 575, 50 रुपए के बैंड में ये ट्रेड करेगा। अगर आपके हाथ में ये स्टॉक है तो सवाल यही उठेगा कि क्या ये स्लाइड करता है तो कितना और टूट सकता है? क्या चांसेस है ये 525 पर संभलेगा या फिर उसके नीचे जा सकता है? देखिए, पहली चीज, जिस स्तर पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तर है, क्योंकि वहां पर ही 100 डे मूविंग एवरेज आते हैं और वही 38.20% रिट्रेसमेंट लेवल है, जो क्रैक हमने 830 रुपए से लेकर 450 तक देखा था। इसीलिए वहां पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि या तो ये 525 के नीचे चला जाएगा, तब तो आपको गिरावट डेफिनेटली देखने को मिलेगी। उसके बाद शायद आपको 500 और शायद उसके नीचे 475 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो ये चीज तो क्लियर है कि अभी खरीदारी नहीं करनी है। या तो हम ब्रेकआउट पे, अगर ये 100 डे और 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, मतलब 600 रुपए के ऊपर निकलेगा, तब खरीदारी करेंगे। और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो उछाल कभी मिले तो आप एग्जिट कर जाइए। स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए। 525 के नीचे निकला तब डेफिनेटली यहाँ पर आपको 50 रुपए से लेकर 60 रुपए का डाउन साइड देखने को मिलेगा। तो आपको इसी तरह अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ेगी। ओके, एक टेक्निकल अगर आप देखें व्यू लिया आपने, आपको एक फंडामेंटल व्यू मिला। आशीष महेश्वरी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस बाज़ार में अगर आप कार्यक्रम में शुरू से जुड़े थे, पूरा वीक बाज़ार वीक है, आई मीन निफ्टी बैंक अगर आप देखें सिंक होता हुआ, आईटी में टर्बुलेंस है, लेकिन बाज़ार क्लियरली 2 सेक्टर्स पर फोकस कर रहा है। लुक एट इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स और सीमेंट। आज अल्ट्राटेक सीमेंट के बिहेवियर को देख के मैं भी अगर आप देखें बड़ा उत्साहित सा हूँ, और ये ऑलमोस्ट अब 17 फेब 2022 यानी लगभग 11.5 महीने के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड कर रहा है। और ये सीमेंट का सबसे स्लो मूवर रहा। आई मीन जो हमने एसीसी में देखा, जो हमने अंबुजा में देखा, जो हमने इंडिया सीमेंट्स में देखा, उससे कम अगर आप देखें रिएक्शन था। आप लुक एट एल&टी, लुक एट कमिंस, लुक एट सिमेंस, ये बाजार कहीं ना कहीं बजट शॉपिंग कर रहा है इस वक्त, उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। और आपका इसमें प्रेफर्ड पिक क्या होगा, 1 या 2 स्टॉक्स, माहेश्वरी साहब? जी, मैं इनफैक्ट लार्ज कैप स्टॉक्स के साथ में ही जाना चाहूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं वो अभी कोई स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक में बाइंग नहीं कर रहे हैं। उनका जो ज्यादा रुझान है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में ही है, और यही एक उनके एनएवी को प्रोटेक्ट भी करते हैं ये लार्ज कैप स्टॉक्स को। तो इसलिए उनकी तरफ से जब भी बाइंग जो हमें देखने को मिल रही है वो मैक्सिमम उन्हीं स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। तो मैं बिल्कुल अल्ट्राटेक, सीमेंट और एल&टी, जो 2 स्टॉक आपने अभी स्क्रीन पे रिकमेंड किए थे, तो मेरी सलाह रहेगी इन दोनों स्टॉक्स के साथ में ही बने रहने की। और जस्ट बजट राउंड द कॉर्नर है, अभी कोई बहुत ज्यादा सेशन बाकी भी नहीं है। तो इनफैक्ट इस पर्टिकुलर सेक्टर में आप देखेंगे एक थोड़ा सा पोर्टफोलियो चर्निंग हो रहा है, जो बैंक से निकल के पैसा दूसरे सेक्टर में जा रहा है। तो बेटर है कि सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल गुड्स के सेक्टर में ही निवेश किया जाए, वो बेटर स्ट्रेटेजी होगी। तो एल&टी और अल्ट्राटेक दोनों में इस लेवल पे बाइंग की सलाह है। वाकई, इनफैक्ट मेरे जहन में क्या आ रहा था कि मैं थोड़ा सा मानस से प्रश्न पूछूं कि बजट पर्सपेक्टिव से अगर कोई ऑप्शन लेना है,
मानस अगर मैं इनफैक्ट थोड़ी रकम 3 स्ट्राइक्स में बांट दूं, एलएनटी की कॉल जरा प्लीज एलएनटी लेके आइएगा 2200, सिमेंस 3000 या 3100 और अल्ट्राटेक सीमेंट की एक स्ट्राइक करीब करीब 74 या 7300 की। इन तीनों में से बेस्ट ऑप्शन टू चूज, आई मीन अगर आपको करना हो बजट प्रोस्पेक्टिव से, क्या पिक करेंगे? क्योंकि देखिए इस सीरीज का जो लास्ट थर्सडे है वो है 26, यानी एक्सपायरी होगी 25 तारीख की। 26 जनवरी छुट्टी है, 25 को एक्सपायरी होगी। आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेशन है, इनफैक्ट 10 सेशन है। क्या चेज करना चाहिए इन ऑप्शंस में से? देखिए, इन तीनों स्टॉक के ऑप्शंस की बात करें तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन तो एलएनटी ही है, क्योंकि यहाँ पर करीब 5-6 दिन से हम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देख रहे हैं। हाई टॉप से हायर बॉटम का ट्रेंड दिख रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इम्पोर्टेंट ये है कि आज स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया, क्योंकि 2145 का एक अहम रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले। मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे चले जाएंगे तो वो तो बिल्कुल आपको बहुत क्लियर दिखता है। 3-4 हफ्ते पहले हमने करेक्शन देखा, स्टॉक ने बॉटम बनाया 2050 के आसपास और फिर से रैली रिज्यूम हुई है। तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर बजट के हिसाब से आप खरीदारी करने हैं तो आप डेफिनेटली हम एलएनटी की तरफ देखेंगे। 2200 का कॉल ऑप्शन देखेंगे, 17 रुपए 16 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 7 रुपए के नीचे। लेकिन जो जितना जितना समझना एलएनटी पे है, मेरे ख्याल से इस ऑप्शन के भाव आपको 40 से 45 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है, इसलिए एलएनटी पे 2200 का कॉल ऑप्शन लेंगे। ओके, 2200 का कॉल ऑप्शन लेंगे एलएनटी पर। अच्छा, अब एक काम करते हैं, एक बार ज़रा बात करते हैं अर्निंग्स की, क्योंकि इन्फोसिस के नंबर्स आएंगे, एचसीएल टेक के भी आएंगे, लेकिन ऑब्वियसली इन्फोसिस ज़्यादा ज़रूरी और बड़ी कंपनी है। और इन्फोसिस आप ट्रेड कर रही है 21 टाइम्स पर हश्ता, पीक था 28 टाइम्स इसका, और प्री कोविड एवरेज था 17-18 टाइम का उसका। ठीक है, एचसीएल टेक ऑलरेडी प्री कोविड वैल्यूएशन के नीचे शायद आ गया है, लेकिन गेस्ट को जोड़ने से पहले एक क्विकली कुछ बताना चाहेंगे आपकी क्या एक नंबर होगा जिस पर नजर रखनी होगी? इन्फोसिस की बात करें तो अनुज, इन्फोसिस ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका गाइडेंस ही रहेगा, और मार्केट ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि गाइडेंस में कोई भी बदलाव आता हुआ दिखाई देगा। तो वो डेटा अगर आप स्क्रीन पर लेकर आए, 15 to 16% का गाइड किया था कंपनी ने Q2 के अंत में। अनुमान यही है कि उसी के आसपास वो नंबर्स देखने को मिलेंगे। एट द मोस्ट कुछ ट्रिमिंग आती है नहीं, बट आई रियली डाउट कि इन्फोसिस अपनी गाइडेंस को इस समय ट्रिम करना चाहेगा, क्योंकि वैसे भी जो बैंड इन्होंने दिया है वो 1% का ही बैंड दिया है। दूसरी तरफ मार्जिन ये कितने इंप्रूव कर पाते, क्योंकि मार्जिन इंप्रूवमेंट हमने टीसीएस में भी होता देखा था। उनका 0.5% हुआ था, ये क्या उससे ज्यादा बेहतर कर पाते हैं? लार्जली ज्यादातर जानकार मार्केट में यही कह रहे हैं कि ये उसी गाइडेड रेंज में अगर रहेंगे तो वो काफी रहेगा, जो 21 से 22% तक की गाइडेंस थी। और अनुमान ये नहीं है कि वहां से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए कि 22% के ऊपर, अनलेस समथिंग रियली वंडरफुल इज गोइंग इन फेवर। हाँ, डील विंस के लिहाज से, क्योंकि जो टीसीवी का आंकड़ा मैं टीसीएस के कंपैरिजन में देख रही हूँ, उन्होंने क्या कहा था कि 7 से 9 बिलियन डॉलर डिलीवर करेंगे। पिछली बारी इन्फोसिस थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो बड़ी डील्स गाना कर रहा है, उनके हाथ में आती हुई दिखाई देंगी। तो क्या वो कॉन्फिडेंस आज की कमेंट्री में नजर आ रहा है, और वो क्या वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो देखना होगा। और पिछली बारी कंपनी ने आगाह कर दिया था कि मॉर्गेज इंश्योरेंस, और ये आगाह तो टीसीएस भी कर रहा है कि कैपिटल मार्केट में अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन मॉर्गेज इंश्योरेंस में दबाव देखने को मिल रहा है। उसका कितना ज्यादा पेन है, और क्या इन्फोसिस उतना ही कंसर्न्ड है यूरोप को लेकर एज कंपेयर टू टीसीएस? वो चीजें होंगी जो शायद मार्केट सीधा जो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना चाहता है, उस पर नजरें होंगी। ओके, उस पर नजरें होंगी। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं सुन रहा था कि अगर इन्फोसिस मार्जिन में हल्की सी मिस दिखाए और गाइडेंस बढ़ा दे तो मार्केट किस तरीके से लेगा? आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि अगर ऐसा हो जाए तो एक काम करते हैं, गेस्ट को जोड़ लेते हैं हमारे साथ ओमकार टंकसाले जुड़ गए हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज़ के सीनियर आईटी एनालिस्ट। ओमकार जी, गुड आफ्टरनून। तो इन्फोसिस किस तरीके से देख रहे हैं आप? पहले तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या आउटलायर हो सकता है यहाँ पर? जी डेफिनेटली, थैंक्स यू और गुड आफ्टरनून। हम लोग देख रहे हैं कि इन्फोसिस ये क्वार्टर में डॉलर रेवेन्यू टर्म्स में 1.4% ग्रो करेगी, और इसमें रुपी टर्म्स में 3.8 to 3.9% ग्रो करेगी ये क्वार्टर में।
ये देखना बहुत जरूरी होगा कि उसका वर्टिकल कमेंट्री जो आ रहा है, जैसे टीसीएस ने बोला कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स नाउ वी आर फोकसिंग ऑन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मेथड, जो भी डिले हो रहे हैं, तो ये सिचुएशन में वो एग्जीक्यूशन लेवल पे कितना काम करे, उसका इंटरेक्शन क्लाइंट के साथ कितना ज्यादा एंगेजमेंट बढ़ रहा है, तो उसका डिपेंडेंसी बहुत हाई हो जाता है बिजनेसेस का, तो एक रेजिलियंस बना रहेगा आने वाले समय में। हालांकि इन्फोसिस का डील विंस इज मेजॉरिटी वन शुड लुक अपॉन, वो एक देखना बहुत जरूरी होगा ये क्वार्टर में भी, कि सस्टेनेबिलिटी ओवर द आने वाले 2 क्वार्टर्स में वो दिखाई देगी। मार्जिन्स के इसमें थोड़ा सा एक मार्जिनल एक्सपांशन आएगा 10 या 20 बेसिस पॉइंट्स का, लेकिन मैं इतना वरी नहीं हूँ मार्जिन्स के इसमें, क्योंकि मार्जिन एक्सपांशन आने वाले कपल ऑफ क्वार्टर्स में होगा। हालांकि ये क्वार्टर्स में और आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में ये देखना बहुत जरूरी है कि कंपनी एग्जीक्यूशन लेवल पे कितना ग्रो कर रही है, कितना पेनिट्रेशन कर रही है और कितना अच्छा बिजनेस बनाती है, एक रेजिलियंट बिजनेस बना रही है, बिकॉज ऑफ द सर्विस इंडस्ट्री है ये, तो वो देखना बहुत जरूरी होगा मेरे हिसाब से। वैल्यूएशन के लिहाज से इन्फोसिस और ऑफ कोर्स बाकी आईटी कंपनियों में खासा करेक्शन देखने को मिला है। अज्यूमिंग ये नंबर्स इनलाइन आते हैं, स्टॉक पर आपका क्या रुझान रहेगा, क्योंकि इसकी तुलना सीधे तौर पर कल सुबह में हम तीनों को स्टैक अप करके देखेंगे, इन्फी, टीसीएस और एचसीएल टेक कैसे खड़े हैं। इन्फोसिस पर क्या ज्यादा बायसनेस है कि ये इसका आउट परफॉर्मेंस रह सकता है कंपेयर टू अ टीसीएस? जी डेफिनेटली इन्फोसिस हमेशा एक पॉजिटिव रहा है, क्योंकि लास्ट 3 साल से तो वो सरपास करी है ग्रोथ को रेवेन्यू टर्म्स में, और आपको एक ग्रोइंग आरओई में एक वैल्यूएशन कंफर्ट मिल जाता है एज कंपेयर्ड टू टीसीएस। तो हालांकि इन्फोसिस हमेशा एक पसंदीदा स्टॉक बना रहा है पीछे आने वाले कुछ समय में, और पीछे वाले कुछ समय में, और आगे भी उसका अगर वो एक रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम और एक्सपांशन जो उसने डिजिटल टेक्नोलॉजीज में या क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू कोबाल्ट किया है उसने, वो एक हालांकि डेफिनेटली एक पिक्यूलियर रहेगा, तो एक डेफिनेटली एक ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। देखने वाली चीज़ ये होगी कि अगर कमेंट्री पॉजिटिव आती है, उसका जो क्लाइंट एंगेजमेंट है या फिर वो कोई देख नहीं रही है कि एनी स्पेंड कट्स जो क्लाइंट के साइड से हो रही है, वो एक रेजिलियंस बना रहेगा, तो हालांकि डेफिनेटली एक पॉजिटिव मोमेंटम आने वाले समय में हम लोग देख सकते हैं, या फिर कल क्या आने वाले समय में आप देख सकते हैं पॉजिटिव मोमेंटम इन इन्फोसिस। अच्छा ओमकार जी, अब इन्फोसिस के नंबर से पहले हम आपसे ये डिस्कशन कर रहे हैं ऑन दीस टू नंबर्स। आज से लगभग 1 हफ्ता पहले भी हमने डिस्कशन किया था, और एक विशेष मेहमान आईटी पे ही बातचीत करने के लिए हमारे साथ थे। उनका बिलीव था कि लगभग 5 to 10% डाउनसाइड अभी निफ्टी आईटी में यहाँ से बचा हुआ है। आपकी राय क्या है? ये जो CY22 में जो प्राइस डैमेज हुआ, दैट्स इनफ? इस अर्निंग सीजन में हम यहीं इस रेंज में बेस बना लेंगे या फिर अभी पेन है? और दूसरी बात, अगर इस पेन में भी आपका पिकिंग ऑर्डर कुछ हो स्टॉक्स को, या फिर लार्ज कैप या मिड कैप आईटी में, वो पिकिंग ऑर्डर क्या है? योर 3 प्रायोरिटीज स्टॉक्स इन निफ्टी आईटी राइट नाउ। जी डेफिनेटली, आई मीन आप देखो जाए कि एक वैल्यूएशन कंफर्ट अभी आपको मिल सकता है। ये हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट है कि उसको प्री कोविड लेवल के साथ कंपेयर करें, क्योंकि जो डिमांड सिनेरियो में चेंजेस हुए हैं थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और थ्रू क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू पुट देयर डेटा ऑन द क्लाउड, तो डिमांड एक बहुत बढ़ गया है, जो कि प्री कोविड लेवल्स पे थोड़ा कम था। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग 2 फैक्टर अलग कर दे, एक अर्निंग और एक प्राइसिंग और वैल्यूएशन पार्ट। वैल्यूएशन में करेक्शन आया है बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी, उसका अर्निंग्स पे इतना इम्पैक्ट आया नहीं है अभी तक। आईटी कंपनीज ने अभी भी एक रेजिलियंस बनाया हुआ दिख रहा है। तो ये क्वार्टर में भी उसने आप एक्सेंचर देखो या टीसीएस देखो, एक रेजिलियंस दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ डील विंस और इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन भी। तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिख रहा है। इफ इन्वेस्टर इज लॉन्ग टर्म और विलिंग टू होल्ड अ स्टॉक फॉर अ लॉन्गर टर्म होराइजन, then he can also definitely hold and buy on the dips, because आप अर्निंग पे इम्पैक्ट ज्यादा नहीं दिख रहे, आप दिख रहे एक वैल्यूएशन के थ्रू। अगर एक स्मॉल और शैलो रिसेशन आता है या फिर जितना इम्पैक्ट लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली अगेन ये पिकअप करेगा, क्योंकि रिकवरी जितना टेक्नोलॉजी में फास्टर होगी उतना कैपिटल एक्सपेंडिचर जहां भी रहता है वो बिजनेसेस में थोड़ा आईटी सेक्टर में कम आता है, बिकॉज इट्स वेरी easy for them to implement again.
एंड ऑल्सो जितने भी बिजनेसेस है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव बिकम सिस्टम ड्रिवन, तो उसका एक सर्विसेज मॉड्यूल वो बरकरार रहेगा आने वाले समय में भी, तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है अगर इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म होगा तो। एवरी डीप पे आप बाय कर सकते हैं, आपको वो डिविडेंड अच्छा पे करती है, फ्री कैश फ्लोज अराउंड 80% वो ट्रांसफर करती है इन्वेस्टर्स को, रिटर्न ऑन इक्विटी इज वेरी गुड ऑल द कंपनीज का, तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको बनते हुए दिखता है। का जी शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये पूरी एनालिसिस हमारे सामने रखने के लिए। इस समय इन्फोसिस का एक बार जैसा स्टॉक लेकर आते हैं इंट्राडे, काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है, सुबह ऊपर था लेकिन उसके बाद थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आई, अब दोबारा एक कोशिश कर रहा है इन्फोसिस ऊपर आने की। क्या ट्रेड बन रहा है कि नहीं यहाँ पर गाबा जी, कोई ट्रेड बन रहा है या फिर रिजल्ट देख लें और कल कॉल लें? आई थिंक कल कॉल दें, ऐसा रहेगा। इन्फोसिस में लोअर लेवल पे सपोर्ट तो लग रहा है, लेकिन सपोर्ट लगना इज नॉट इनफ। तो वैसे अगर एग्रेसिव लेना तो ले सकते हैं, बट अवॉइड कर ले तो अच्छा है इन्फोसिस। तो कल देखिए स्टॉक पर नजरें होंगी। कल सुबह ऑफ कोर्स हम इस पर आपको वर्डिक्ट देंगे कि क्या नतीजे बाजार को पसंद आए या नहीं। फिलहाल स्टॉक हल्की सी रिकवरी, याद रखिएगा 1485 आज डे हाई था। रुचित जैन हमारे साथ इस बीच जुड़ गए। रुचित आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड है इस घंटे का? वेरी गुड आफ्टरनून। आई थिंक जो ट्रेड है वो लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में से है, क्योंकि हाफ लेट अगर आप देखेंगे लास्ट 2-3 हफ्तों में ये सेक्टर में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट ट्रेडर्स का दिखा गया है, जहाँ पे प्राइस अपमूव्स अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुए थे। तो एसबीआई लाइफ अपने जस्ट ब्रेकआउट के वर्ज पर है। रिसेंटली प्राइस अपमूव में अच्छे वॉल्यूम्स से, और जो साइडवेज मूव हमने लास्ट 3-4 दिनों में देखा है वो मोर एक टाइम वाइज करेक्शन था, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे ओवरबॉट मोमेंटम सेटअप्स थे जो अब फिर से बाय मोड में आ गए हैं। सो यहाँ पे एसबीआई लाइफ में खरीदारी की सलाह रहेगी 1280 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 1375 के टारगेट्स के लिए। ओके, एसबीआई लाइफ। तो याद रखिएगा ये दो विशेषज्ञों की कॉल होगी, राजेश पालवी जी का भी ये कॉल था और आपका भी, अगर आप देखें। अच्छा, मैं एक ट्रेड जोड़ना चाहूँगा या फिर बात करना चाहूँगा उस पर एक सेकेंड थाट लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट थाट इस पर मानस का था। राजेश पालवी जी प्लीज़ ज़रा देखिएगा एमसीएक्स को, और एमसीएक्स आज अपने ये रुका हुआ है 1511 पे। दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ आई थिंक 2 एवरेजेस, 2 एवरेजेस इकट्ठे कोलाइड हो रहे हैं एग्जैक्टली 1511 से लेकर 1515 के बीच में। मानस की कॉल थी पहले, वो अच्छा करके गई, पैसा देके गई। अभी लेना चाहिए एमसीएक्स को इन लेवल से 1511, या फिर कोई ऑप्शंस की कॉल अगर आपके पास हो तो एमसीएक्स पर? तो वीरेन जी एक अच्छा रिकवरी का ट्रेड बना है स्टॉक में, और देखें तो इस तरीके के वोलेटाइल मार्केट में भी स्टॉक में देखें थर्ड डे है जहाँ पे एक स्टॉक एक स्ट्रेंथ यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में जिस तरीके के अब लेवल बने हैं यहाँ पे हमें लगता है 1500 के ऊपर सस्टेन रहेगा, तो नेक्स्ट टारगेट इसका 1540-60 की तरफ आते हुए दिख सकता है। करंट लेवल से 1485 हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब रही कॉल की बात, तो हमें लगता है कि 1500 की कॉल पे ही फोकस करना चाहिए, जो कि ट्रेड करीब 37 रुपए के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस होगा 22 रुपए का, और अपसाइड का टारगेट इसमें 55 रुपए तक आते हुए दिख सकता है। चलिए, तो ये एमसीएक्स पर कॉल। केमिकल ये स्पेस है जहाँ पर ज़बरदस्त रैली है। नवीन फ्लोरिन आज का टॉप एफएनओ गेनर, 5% से ज़्यादा की उछाल है इसमें, लेकिन इस स्पेस में इतना एक्शन क्यों है ये बताने के लिए यतिन जुड़ गए हमारे साथ। यतिन, गुड आफ्टरनून अगेन, बताइए क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग। देखिए, सॉरी, गुड आफ्टरनून। तो ये गुड मॉर्निंग ही है एक्चुअली नवीन फ्लोरिन के लिए, क्योंकि एक बड़ा गैप अप हुआ था। देखिए, जो स्पेशलिटी केमिकल स्पेस है, जो रेफ्रिजरेंट जो गैसेस स्पेस है, यहाँ आपको काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट ब्रोकरेजेस ने जो एक्सपोर्ट डेटा की कंपाइलेशन की है उसके मुताबिक नवीन फ्लोरिन की जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं लगभग 3 गुना हुई हैं। इसका मतलब ये है कि लगभग 180% से ज़्यादा की यहाँ आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है साल दर साल बेसिस पे। दिसंबर एक लीन महीना होता है, और इन जनरल हमने देखा है कि जो रेफ्रिजरेंट गैसेज हैं और R22 जैसे प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ मार्केट को कंसर्न था, क्योंकि चाइना में जो दिक्कतें आ रही थी इसकी वजह से काफ़ी सारे स्पेशलिटी केमिकल्स के दाम गिर गए थे। लेकिन ये जो डिमांड के आंकड़े नए उभर के आ रहे हैं मार्केट के सामने, चाहे वो CDMO कारोबार हो नवीन फ्लोरिन का, चाहे वो R22 गैस हो, यहाँ रियलाइजेशंस आपको अच्छे आ सकते हैं। और एक्सपोर्ट डेटा में जो वैल्यू ऑफ गुड्स डिक्लेयर्ड होती है और जो एक्सपोर्ट डेटा आता है उसके मुताबिक सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दिसंबर के एक्सपोर्ट्स का नवीन फ्लोरिन के लिए रहा है स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में। सिमिलरली अगर हम SRF की बात करें तो इनके एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई के आसपास आ गए। इनफैक्ट दिसंबर के एक्सपोर्ट्स ब्रोकरेज नोट के हिसाब से 15% साल दर साल बेसिस पे आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। R134A जो कि इनका एक स्पेशलिटी गैस प्रोडक्ट है,
यहाँ भी रियलाइजेशंस और डिमांड इम्प्रूवमेंट के सर्ज आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं SRF भी एक ऐसा स्टॉक है जो आज आपको अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहा है। और आखिर में PI इंडस्ट्रीज़, यहाँ भी आपको दिसंबर के एक्सपोर्ट्स लगभग 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आए। तो ये तीन जो केमिकल प्लेयर्स हैं और तीनों ही स्टॉक्स वायदे बाजार में हैं। यहाँ आपको अच्छा ट्रैक्शन इसीलिए दिख रहा है क्योंकि जो एक्सपोर्ट डेटा है, जो बाजार को लग रहा था शायद इतना बेहतरीन महीना दिसंबर का नहीं है, उसके विपरीत बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा एक्सपोर्ट्स का आ रहा है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे स्टॉक्स अच्छे वॉल्यूम्स के साथ चल रहे हैं। बहुत तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। आप नवीन फ्लोरिन आज का आउट परफॉर्मर, कल हम SRF का जिक्र कर रहे थे, जो राहुल अरोरा भी मेंशन कर रहे थे, आज अच्छी तेजी वहां पर बनती दिखाई दी है। ये जो प्राइस एक्शन देखने को मिला है, महेश्वरी जी, क्या आप भी कन्विंस्ड है इस रैली में और दम है और तेजी देखने को मिलेगी? मुझे लगता है कि इस रैली में बिल्कुल अभी भी पार्टिसिपेट किया जा सकता है, क्योंकि जो जैसे यतिन बता रहे थे कि एक्सपोर्ट्स के नंबर्स काफी एनकरेजिंग आए हैं। इनफैक्ट CDMO में भी जो उनका लास्ट मैनेजमेंट में करीब $12 मिलियन का रेवेन्यू बोला था, वो भी $14 मिलियन का हुआ है। और इस कंपनी के पास में 27,000 कंपाउंड है, तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रेफ्रिजरेशन कंपनी है। 3,000 उनके पास पेटेंटेड प्रोडक्ट है जिसमें वो काम करते हैं। और मुझे फंडामेंटली काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स नजर आते हैं, क्योंकि दिसंबर में यदि आप इतना बिजनेस कर सकते हैं तो आगे आने वाले मंथ्स में तो इनफैक्ट और ग्रोथ, यहाँ पर मोमेंटम और पिकअप होता दिखाई देगा। तो मेरी बाय की सलाह रहेगी नवीन फ्लोरिन। बाय की सलाह रहेगी नवीन फ्लोरिन पे। नवीन फ्लोरिन सुबह से एक्चुअली टॉप F&O गेनर बना हुआ है। चलिए अब एक काम करते हैं, मार्केट का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। निफ्टी इस समय वापस एक हल्की सी डिक्लाइन दिखाता हुआ 17,820 18,819 के करीब जा रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी ने अपने लोज को वापस प्रोटेक्ट किया है, अब 41,966 पर। चार का चौका की शुरुआत कर लेते हैं फिर, और सबसे पहले हम ले लेते हैं सस्ता ऑप्शन प्रशांत सावंत जी की तरफ से। प्रशांत जी बताइए आपकी ट्रेड। मैं थोड़ा सा बेरिश साइड पे देख रहा हूँ मार्केट, क्योंकि जो इंडेक्स स्पेसिफिक अगर बात करूँ 17,840 निफ्टी में बहुत अहम रहेगा। इसके नीचे क्लोज हो तो वीकनेस हो, और इंडिविजुअल स्टॉक्स में मुझे टाइटन काफी वीक लग रहा है। तो टाइटन की जो 2440 स्ट्राइक प्राइस जनवरी की पुट ऑप्शन है, करीबन 37-38 के रेंज में ये चल रही है। इसको मैं लेना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 24 के नीचे, 23-24 के रेंज में, और मेरा इसमें टारगेट 1 होगा 65 का और टारगेट 2 मेरा होगा 75 का। तो ये मेरी सस्ती ऑप्शन होगी, टाइटन 2440 की पुट ऑप्शन। 440 का पुट लेकर चलना है। ये फिलहाल आपके लिए एक मंदी का ट्रेड टाइटन में आता हुआ, और टाइटन में हमने देखा है उस Q3 अपडेट के बाद एक तरफा वीकनेस भी देखने को मिली है। तो उसी वीक ट्रेंड को राइड कर रहे हैं प्रशांत सावंत। पालविया साहब, F&O का सुपरस्टार क्या है? तो हर्षिता जी बाय करेंगे स्टॉक, और हमें लगता है सीमेंस को यहाँ पे बाय करना चाहिए। स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से 4 दिन के एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है, स्टॉक अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। ओवरऑल स्टॉक में लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से स्ट्रेंथ यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है। हमें लगता है सीमेंस यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे 3,030 3,040 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करंट लेवल से यहाँ पे 2,955 के आसपास। कैपिटल गुड्स में आप देखें सिमन, आपका F&O सुपरस्टार आपकी स्क्रीन पे ऑलमोस्ट हाई की ट्रैजेक्टरी में 2976 पर। चार के चमत्कार अब आपकी स्क्रीन पे लेते हैं, मतलब सिमंस के ट्रेड के बाद मानस जी का। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, PNB हाउसिंग पे खरीदारी करने की राय रहेगी। PNB हाउसिंग एक ने क्लासिक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। करीब 7 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। मेरा समझना है कि इस ब्रेकआउट के बाद आपको यहाँ पर 30 रुपए 35 रुपए तक के अपमूव देखने को मिल सकते हैं। तो 569 के स्टॉप लॉस से PNB हाउसिंग में खरीदारी करेंगे। पहला टारगेट 615 का आता है, लेकिन ध्यान रखिए जो फ्लैग पैटर्न बना है उसके जो टारगेट्स हैं वो 640 से 650 की रेंज में आते हैं। ओके, चलिए PNB हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर एक बाय कॉल। मिड कैप फंडा ले लेते हैं महेश्वरी जी से। बताइए सर। महेश्वरी जी, मिड कैप फंडा आपका? जी, मेरा मिड कैप फंडा रहेगा एक ऐसा स्टॉक जो मैंने पिछले महीने आपके चैनल पे दिया था, तब 420 रुपए रेट था और आज 540 का भाव है। वो है पोली शुगर रोड लिमिटेड। अब इस कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा, शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और सिर्फ 8 करोड़ की शेयर कैपिटल है, 80 लाख शेयर है और 23% हिस्सेदारी इसमें ऊजू FIIs के पास में है।
इसके पास में जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो डे वन से प्रॉफिटेबल है, काफी कम कंपनी के पास में लीवरेज है और कंपनी के पास में शेषशाही पेपर की करीब 15% होल्डिंग है, जो करीब 200 करोड़ की उसकी वैल्यू है। तो आज 450 करोड़ के मार्केट कैप पे ये एक मिड कैप अच्छी कंपनी मुझे नजर आती है और शुगर सेक्टर का बेस्ट परफॉर्मर स्टॉक पोनी शुगर रहा है। इस लेवल पे भी बाय की सलाह है। मेरा लक्ष्य अगले 6 महीने के लिए इस स्टॉक के लिए 700 रुपए के ऊपर का रहेगा। 700 के ऊपर का लक्ष्य, 6 मंथ्स का आउटलुक है। ये है फिलहाल तेजी वाला ट्रेड, 3% ऊपर 546 के आसपास खड़ा है काउंटर। चलिए आपके लिए फटाफट से रिकैप कर देते हैं। अगर आपने कोई भी ट्रेड मिस किया हो, शुरुआत सस्ता ऑप्शन के साथ हुई, एक मंदी का ट्रेड है। टाइटन 2440 का पुट खरीदने की सलाह, 36 पर खड़ा है, 65 और 75 तक के लेवल्स बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये शॉर्ट साइड का ट्रेड आपको पैसे कमा कर देगा, भरोसा है प्रशांत सावंत का। फिर आते हैं एफएनओ सुपरस्टार पर। सीमेंस पर नजरें हैं राजेश पालविया की। 3030 3040 के लिए मौका तेजी का। अगर ट्रेड ले रहे हैं तो 2955 पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। मानस जायसवाल ने चार्ट का चमत्कार में पिक किया है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 615 और उसके आगे 630-40 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 569 का स्टॉप लॉस जरूरी है लगाना। और पॉनी शुगर जो 700 के टारगेट के लिए आशीष महेश्वरी ने आपके लिए आइडेंटिफाई किया, यहाँ पर भी 3% तक की कमाई बनती हुई दिखाई दे रही है और आगे टारगेट 700 का दिया है। मार्केट को रिविजिट करते हैं तो निफ्टी फिर से 17834 पर आता हुआ, तो थोड़ी सी संभलने की कोशिश यहाँ पर, अब सिर्फ 60 पॉइंट नीचे है। निफ्टी बैंक आप देखेंगे तो 226 अंकों की गिरावट अभी भी है, लेकिन 42,000 पर इस समय ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ दो ट्रेड्स हैं। हम बैंकों का जिक्र कर रहे थे जिन्होंने मार्केट को नीचे खींचा था। एक्सिस बैंक में अगर आप ध्यान दें, पिछले आधे घंटे में 0.5% की रिकवरी आती हुई दिखाई दी है, तो उसका हल्का सा बहुत मामूली से सपोर्ट मिलता हुआ। इसके अलावा एसबीआई लाइफ जो इस समय का टॉप परफॉर्मर में गिनती हो रही है, करीब 2% ऊपर। एलएनटी में पोजीशंस लगातार हर टिक के साथ बढ़ती हुई, सिप्ला में पोजीशंस हर टिक के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये कुछ काउंटर्स हैं जो दरअसल मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं हमारे साथ। बिल्कुल। और हर्षिता एक और चीज़, जैसे आपने कहा कि सिर्फ 60 पॉइंट नीचे रह गया, हमारी एक्सपेक्टेशन अब ऐसी हो गई मार्केट के 60 पॉइंट नीचे कम से काफी मानते हैं। हाँ नहीं, लेकिन रिकवरी है मार्केट में। अच्छा, मैं एक देख रहा था आज रेलवे शेयरों में वापस थोड़ी सी तेजी स्टार्ट हो गई है। शायद ये रेलवे बजट रिलेटेड है, लेकिन आरबीएनएल में देख रहा था सर्किट पे था शायद। आरबीएनएल का एक बार इंटरडे चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर, एक बार जरा वो स्टॉक लेकर आइए। आरबीएनएल ये, हाँ देखिए, ये एक सर्किट पर है इस समय स्टॉक। लेकिन आईआरएफसी में भी तेज़ी है। इनफैक्ट आईआरएफसी में तो पिछले कुछ मिनटों में तेज़ी आई है, तो उसमें भी तेज़ी है। लेकिन फिर वही है, क्लोज बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जब हम शो स्टार्ट कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट में आज ब्रेकडाउन कंफर्म हो गया, और अगर 3 PM फैक्टर प्ले हो गया और थोड़ी सी और कवरिंग आ गई हर्षदा, तो फिर तो ये एक नॉर्मल रन ऑफ द मिल टाइप का डे लगेगा। मतलब 50 पॉइंट निफ्टी डाउन है, 200 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन है, 100 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स डाउन है। तो फिर शायद एक मार्केट बचा लेगा उस ब्रेकडाउन को, लेकिन टेक्सचर वीक है मार्केट का, इसमें कोई डाउट नहीं है। वही है कि नेशनल लेवल से कवरिंग आ जाती है, लेकिन क्या वाकई में हिम्मत आप कर रहे हैं तेजी की पोजीशन लेने की? कैश मार्केट में बाइंग नहीं है, कैश मार्केट में बाइंग बिल्कुल ये तो वायदे का ही पूरा खेल है, पूरा वायदे का खेल है। अच्छा, एक चीज जो हो रही है मार्केट में, पिछले साल के और इस साल के उसमें जो डिफरेंस है कि पिछले साल पूरी की पूरी एफआई सेलिंग को रिटेल प्लस डीआईएस अब्सॉर्ब कर रहे थे। इस बार आपने देखा होगा कि डीआई के नंबर थोड़े कम है और डायरेक्ट रिटेल जो प्ले है वो इस बार इक्विटी से मिसिंग है, क्योंकि फिक्स इनकम में आपको 8.5% मिल रहे हैं, जो पिछले साल नहीं था। पिछले साल फिक्स इनकम का कुछ 4% मिल रहे थे, तो इसके लिए लोग इक्विटी में आ रहे थे। इस साल वो थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि लोग फिक्स इनकम में जा रहे हैं और स्टार्टिंग वैल्यूएशन का भी फर्क है। तो ये एक रीजन है कि इस बार एफआई सेलिंग थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट कर रही है। पिछले पूरे साल एफआई सेलिंग ने इतना इंपैक्ट नहीं किया, इस साल एफआई सेलिंग ज्यादा इंपैक्ट कर रही है। तो रिटेल का शायद उतना कुशन नहीं मिल रहा है जो पिछले साल था। हिमांग जानी को जोड़ लेते हैं। हिमांग, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। क्या आपने भी ये विटनेस किया जब आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं, थोड़ा सा रुझान अब फिक्स्ड इनकम की तरफ रिटेल का जाने लगा है? जी बिल्कुल, दो ट्रेंड इमर्ज होके आ रहे हैं। एक तो ये है कि दो लगातार अच्छे साल के बाद ये साल लगता है कि थोड़ा सा इक्विटी का जो परफॉर्मेंस है वो सबड्यूड हो सकता है, इंटरेस्ट रेट्स हायर है। दूसरा, लोगों का रुझान ऑप्शन की तरफ ज्यादा है। अगर आप देखें तो काफी सारे लोग ऑप्शन के अंदर अलग अलग स्ट्रेटेजीज कर रहे हैं और वो स्ट्रेटेजीज मार्केट न्यूट्रल भी होती है और वहां पे कभी कभार जो रिटर्न्स है वो अच्छे आते हैं।
तो मुझे लगता है कि रिटेल का जो रुझान है वो ये डेट और ऑप्शन की तरफ ज्यादा जा रहा है, बजाय उसके कि म्यूचुअल फंड या पीएमएस या डायरेक्ट इक्विटी। तो हेमांग जी, गुड आफ्टरनून। इस साल फिर आप किन थीम्स को बैक करेंगे, कहां पर बाएंगे? अनुज, गुड आफ्टरनून। मेरे ख्याल से ये साल के अंदर जो 2-3 की थीम्स उभर के आएगी, उसमें सबसे पहले डेफिनेटली बैंकिंग रहेगी। और ये एक ऐसा इकलौता सेक्टर है जहां पे कि वैल्यूएशन और अर्निंग्स दोनों की कंफर्ट है। हालांकि अगर इंटरेस्ट रेट्स और ऊपर जाते हैं थोड़ा सा उसमें रिस्क हो सकता है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि वो एक बहुत बढ़िया थीम रहेगी। उसके अलावा मुझे लगता है कि जो कैप गुड्स वाली थीम है, भारत फोर्ज, कमिंस, एल&टी, ये थीम बजट के हिसाब से भी और बियॉन्ड बजट भी मुझे लगता है कि एक अच्छे तरीके से उभर के आ सकती है। तो ये दो मुझे लगता है कि ऐसी थीम्स है जहां पे कि अच्छे स्टॉक्स में निवेश करेंगे तो एक अच्छा रिटर्न पूरे साल में मिल सकता है। इस समय जब आप अच्छे स्टॉक्स कहते हैं, क्या आप पेडिग्री देख रहे हैं, नंबर्स देख रहे हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन होगा? क्योंकि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव, लेकिन वो सही स्टॉक चुनना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस समय सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पैसे पार्क करने के लिहाज से, प्री बजट स्पेशली, इतने बड़े इवेंट से पहले, क्या लग रहा है आपको हेमांग? मुझे लगता है अर्शदा कि प्री बजट एक पार्टिसिपेशन के लिए कमिंस इंडिया एक अच्छा थीम होगा। आज न्यूज भी आई है कि एक फ्यूल एग्नोस्टिक इंजन्स वगैरह का डिस्प्ले किया था ऑटो एक्सपो में। अदरवाइज भी कैप गुड्स एज अ थीम एक अच्छी उभर के आ रही है। भारत फोर्ज एक ऐसा स्टॉक है जहां पे कि डिफेंस और ऑटो कंपोनेंट दोनों में एक अच्छा हमें रुझान देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक स्टॉक का प्री बजट के तौर पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा मेटल्स के अंदर ये चाइना ओपन अप का जो थीम है वो भी मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हालांकि लोगों का काफी उसमें कन्विक्शन नहीं था, पर हिंडाल्को, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, एनएमडीसी, ये सारे जो नाम है उसमें मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से उसके अंदर एक अच्छा पोजिशनल ट्रेड बन सकता है। अच्छा, ठीक है। साइंट के नंबर्स आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, और इनकम एब्सोल्युटली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन। 1612 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, उसके सामने 1618 करोड़, लेकिन प्रॉफिट 156 करोड़ है वर्सेस 146 करोड़। और उसका कारण है ईबिट 201 करोड़ है, और 201 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था और है 213 करोड़। तो थोड़ा सा मार्जिन में इंप्रूवमेंट है। साइंट ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था इवन रैली के टाइम पर। काफ़ी इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मिक्स रहती है, लेकिन अभी इस समय ये स्टॉक जो है वो ज़बरदस्त आपको रैली दिखा रहा है। शायद इसलिए क्योंकि मार्जिन में एक्चुअली थोड़ी सी कंपेयर टू जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे शायद थोड़ा इंप्रूवमेंट है। कोई व्यू यहाँ पर हेमांग मिड कैप आईटी में, और अगर आपने साइंट को ट्रैक किया हो तो? जी बिल्कुल अनुज, विद इन द मिड कैप हमारा जो प्रीव्यू बना था उसमें हमने दो नाम लिए थे जहां पे कि इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ आ सकता है। तो एक एचसीएल टेक था और दूसरा था साइंट। और साइंट में पिछला 1-2 क्वार्टर थोड़ा सा सबड्यूड था, पर ये क्वार्टर में मुझे लगता है कि जो नंबर्स है वो काफी अच्छे हैं। और जो ग्लोबल बैकड्रॉप है उसके कंपैरिजन में तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन आना चाहिए। तो हमारा व्यू साइड पे काफी पॉजिटिव है, और ये रिजल्ट के बाद हम डिटेल में कॉन कॉल के बाद और फॉर्म व्यू बनाएंगे। हेमांग, अभी कुछ देर पहले जो शब्द का इस्तेमाल हर्षदा ने किया था, प्री बजट बाइंग, उसमें आप सीमेंट को कहाँ प्लेस कर रहे हैं? कुछ 3-4 सेशन से सीमेंट स्टॉक्स में एक बाइंग है, एंड स्पेशली लीड कर रहा है इस वक्त अल्ट्राटेक सीमेंट एट 7135 एट डे हाई। सीमेंट पे आपका व्यू, आपकी प्री बजट बाइंग थीम में ये फिट होता है क्या? बिल्कुल सुमित, सीमेंट प्री बजट बाइंग थीम में फिट हो रहा है। और उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव ये भी है कि 3 क्वार्टर के बाद पहली बार हम देखेंगे कि थोड़ा सा मार्जिन के अंदर एक पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिलेगा। प्राइस हाइक अग्रेसिवली करने की पोजीशन में कंपनीज नहीं है, और ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी रहेगी। तो उसमें हमारी जो पिक्स है उसमें लार्ज कैप में तो अल्ट्राटेक है ही, बट उसके अलावा मिड कैप में हमें दालमिया सीमेंट पसंद है, और उसके अलावा एक जेके लक्ष्मी सीमेंट है। ये दोनों कंपनीज जो है मिड कैप में वो हमारी प्रेफर्ड पिक्स है इन द सीमेंट सेक्टर। एक्चुअली साइंट का मार्जिन भी बढ़कर आया है 13.2%, 12.5% का एक्सपेक्टेशन था,
तो इसके लिए ये एक इसमें आप मूव देख रहे हैं करीब अनुज, क्या वो 3% का। Q2 नहीं था जहां पर हमने देखा था कि मिड कैप आईटी कंपनियों ने ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिया था? हाँ, लास्ट क्वार्टर में भी मेरे ख्याल से था हजता, लेकिन उससे पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। लेकिन फिर कहूँगा एक कंपनी को लेकर शायद कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। और साइंट एग्जैक्ट बैरोमीटर नहीं है मेरे ख्याल से। एग्जैक्ट बैरोमीटर आपके सामने आएंगे। अब खैर LTI Mindtree तो लार्ज कैप में आ गई, लेकिन परसिस्टेंट है, जैसे परसिस्टेंट एक बहुत बड़ा बैरोमीटर होगा, एम्फेसिस एक बहुत बड़ा बैरोमीटर होगा, और मेरे ख्याल से कोफोज एक बहुत बड़ा बैरोमीटर होगा। कोफोज भी बहुत नॉर्मली अर्निंग्स पर रिएक्ट करता है। तो ये सब कुछ मेरे ख्याल से स्टॉक्स होंगे जो आपको ध्यान में रखने होंगे। अच्छा हेमांग, एक बार जरा पेटीएम पर अपना व्यू दीजिए। आज यहाँ पर एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है और लग रहा है कि वापस प्री IPO इन्वेस्टर्स ने शायद बेचना शुरू कर दिया यहाँ पर। जी बिल्कुल अनुज, एक्चुअली उसके जो डेटा है लोन डिसबर्समेंट्स के या जो ओवरऑल जो ट्रांजैक्शंस के डेटा है वो लगातार इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, पर स्टॉक में शायद थोड़ा और सेलिंग प्रेशर बचा है और उसके चलते हुए थोड़ा हमने प्रेशर देखा है। तो हमें लगता है कि अभी भी जो मार्केट का माहौल है वो ऐसे रिस्क एपेटाइट वाले जोन में नहीं गया है जहां पे लोगों को थोड़ा सा ये जो हाईली वैल्यूड एक्सोटिक स्टॉक्स में जाने की ज्यादा नीड हो। तो मुझे लगता है कि अभी जब तक वो स्टेबलाइज नहीं हो और ये सारा जो एक्सेसिव सेलिंग जो है वो खत्म नहीं हो, तब तक उससे दूरी रहना चाहिए। मेरे ख्याल से बाकी के जो है कंपनीज लिस्टेड में जो वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, नंबर्स पे भी थोड़ी क्लैरिटी है, वहीं पे फोकस करना चाहिए। कि अच्छा अब इस समय 259 और एक पर जरा निफ्टी लेकर आइए 17,816 और 17,800 की पुट इस समय चल रही है करीब करीब 5 रुपए पर। अब ये देखना है कि 3 PM में वो मूव आता है कि नहीं। अगर वो 3 PM वाला मूव आता है जो अगर डे लो की तरफ मार्केट को लेके जाएगा, अगर लेके गया बाई चांस या पॉजिटिव में आता है वो मूव, ये भी देखना होगा। लेकिन 17,826 17,827 इस समय। बैंक निफ्टी अभी भी मेंटेन कर रहा है 42,000 के लेवल्स, 42,022 इस समय बैंक निफ्टी का लेवल। तो मैं थोड़ा सा खासकर नॉर्मली 3 PM मूव पर नज़र रखता हूँ, तो थोड़ा उस पर फोकस करता हूँ। तब तक आप शो आगे बढ़ाइए। जी हाँ अनुज, इंटरेस्टिंग होगा नोट करना कि यहाँ से क्या वो वाकई में मार्केट घूमता है और स्ट्रेंथ आती है या नहीं। अच्छा इस समय क्योंकि मार्केट में हेमांग खासी नर्वसनेस देखने को मिली है। अब कार्यक्रम की शुरुआत में हम अनुज और मैं यही डिस्कस कर रहे थे कि जब विदेशी मार्केट्स थोड़े से स्टेबल हो गए हैं, भारत अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे कोई खास कारण हो सकता है क्या? FIIs का बेचना तो पहले भी बिकवाली होती हुई दिखाई दे रही थी। हाँ, ये कह सकते हैं कि रिटेल का पार्टिसिपेशन इतना नहीं है, लेकिन अभी भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन मनी लग रहा है। कुछ बदला है इस टेक्सचर में जो इतनी नर्वसनेस, इतनी बिकवाली का दबाव हर उछाल पर देखा जा रहा है मार्केट में? तो 2-3 बातें हैं हर्षिता। एक तो ये है कि आपका जो बाजार का लेवल है, इंडेक्स का लेवल और जो वैल्यूएशन लगभग 22 टाइम फॉरवर्ड पी पे आप कोट कर रहे हो, जबकि काफी जो बाकी के मार्केट से काफी नीचे के लेवल पे, इंक्लूडिंग यूएस मार्केट जो लगभग 17 टाइम पे कोट कर रहा है। दूसरा ये है कि जो रिटेल मनी जो लगभग 30 से 40 बिलियन डॉलर सालाना इन्वेस्ट होता है, उसमें SIP को छोड़कर मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्लो डाउन है, क्योंकि परफॉर्मेंस मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स की अच्छी नहीं रही है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, PMS हो, AIF हो। तो कहीं ना कहीं ये पिंच करता है, और जब आप सामने देखते हैं कि भाई डेट का रिटर्न अच्छा है, तो वो मनी जो है वो शायद वहीं पर जा रहा है। तो अर्निंग्स का भी एक क्लैरिटी लेना बाकी है। अभी सीजन चालू हुई है, तो उसमें जो लगभग 14% की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन निफ्टी की लोग लेके चल रहे हैं, उसके सामने किस तरह के अर्निंग आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा देखना। अच्छा हेमांग जी, एक और स्पेस सेंस हमने कमेंट्स की बात की, LNT की बात की, हमने सीमेंट की बात की। ऑटो में इस बार के नंबर्स को आपने देखा, अभी उसमें एक अशोक लेन के पास काफ़ी अच्छा एडवांटेज था कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। और 2 दिन पहले आपने टाटा मोटर्स के नंबर्स देखे। टाटा मोटर्स जिसने पूरे साल CY 22 में अंडर परफॉर्म किया, क्या M&M स्ट्रॉन्ग स्विंग, मारुति 9700 तक गया, TVS मोटर्स अगर आप देखें 2 व्हीलर स्पेस में ऑल टाइम हाई पे गया, लेकिन टाटा मोटर्स बिल्कुल शांत पड़ा रहा। इन नंबर्स के बाद टाटा मोटर्स स्पेशली चाइना के ओपनिंग अप के बाद, और साथ ही साथ अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, इन दोनों को कैसे रीड कर रहे हैं आप? सुमित, ऑटो सेक्टर पे व्यू काफी पॉजिटिव है। हमें लगता है कि ये साल में बैंकिंग के अलावा अगर कोई एक ऐसा सेक्टर है जो थोड़ा सा पॉजिटिव
ग्रोथ दे सकता है तो वो ऑटो रहेगा। और विद इन ऑटो हमारा नंबर 1 पिक जो है वो अशोक लेलैंड है, जहां पे कि सीवी साइकिल के चलते हुए ग्रोथ बरकरार है और शायद उसका एमएससीआई में भी एक इंक्लूजन की बात है, तो थोड़ा सा लिक्विडिटी फ्लोज वहां से भी आ सकता है। उसके अलावा हमें पसंद है महिंद्रा, जहां पे कि एक लगातार प्रोडक्ट का जो उसका ग्रोथ है और जो लीड टाइम है वो अच्छा ही है, तो वो एक हमारा रहेगा। और एक मारुति है जहां पे कि थोड़ा सा बीच में हमने प्रेशर देखा, पर ओवरऑल ये साल में हमें लगता है कि जिस तरह के प्रोडक्ट पाइपलाइन के साथ मारुति चल रहा है, कहीं ना कहीं वो उसमें ग्रोथ आ जाएगा। तो ये 2-3 स्टॉक्स ऐसे हैं ऑटो में जहां पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। टाटा मोटर का आपने जिक्र किया, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट स्टॉक है और अभी थोड़ा सा जो अभी जेएलआर के आंकड़े आए और डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस है उसके चलते हुए चल रहा है, पर उसमें बड़ा व्यू लेना मुश्किल है। मे बी अनदर 5-7% का अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है, पर ये थोड़ा हाई बीटा स्टॉक है और चाइना और काफी ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से उसमें बड़ा व्यू नहीं ले सकते। हेमांग जी, चलिए शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ और ये अपनी राय रखने के लिए। मार्केट में देखिए एक बार फिर एक्सपायरी मूव प्ले आउट होता हुआ निफ्टी ने 17,800 से एक रिकवरी स्टार्ट की और अब 17,856 और बैंक निफ्टी अब वापस 42,000 के ऊपर। तो मार्केट ने फिर जिसे कहते हैं ना लिव टू फाइट अनदर डे, एग्जैक्टली वही बात है। काफ़ी बार मार्केट ने एक बुलेट डॉज किए और हश्ता आज यहाँ पर अगर हम क्लोज हो गए अब तो ये तो बहुत बड़ी बुलेट डॉज हुई होगी। और अच्छा आज इंटरेस्टिंग है, मिसाइल डॉज हो रही है। मिसाइल डॉज हो गई आज तो। अगर ये ऐसा हो गया तो ये 17,860 की सुबह 17,774, सुबह नहीं दोपहर में 17,774 तोड़ दिया था निफ्टी ने और 100 पॉइंट की अब रिकवरी निफ्टी में हो चुकी है और बैंक निफ्टी की भी रिकवरी लेकर आते हैं। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में करीब करीब आप 300 पॉइंट से ऊपर की रिकवरी देखेंगे, 350 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी पर। और यूएस फ्यूचर्स हालांकि थोड़े से अभी भी सुस्त पड़े हैं, लेकिन ध्यान रखिए यूएस में आज इन्फ्लेशन के नंबर्स आने हैं और मार्केट में ऑलरेडी रैली हो चुकी है। नैस्डैक ऑलरेडी 9% रैली कर चुका है। अच्छा आज हमारे भी आंकड़े आने हैं महंगाई के, तो कल बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन होने वाला है, लेकिन लोअर लेवल मार्केट ने आज फिर बचा लिए। ये क्लियर हो गया कि अभी भी वो रेंज इंटैक्ट है। इंट्राडे में टूट गई भले ही, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर नहीं टूटी। जो कहते हैं ना डाउन बट नॉट आउट। बिल्कुल एग्जैक्टली। चलिए इस नोट पर हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फटाफट लौटेंगे और ऑफ कोर्स क्लोजिंग पर नजरें होंगी, आखिरी 25 मिनटों का ट्रेड कैसे उभर कर आता है ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कमाई का अड्डा में आप सभी का फिर से स्वागत है। इंडस्ट्रीज अगर आप देखें स्मार्ट रिकवरी के मोड पे, निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 17,850, निफ्टी बैंक अगर आप देखें 42,065, यानी आज का वो सबसे बड़ा पुट राइट। थोड़ी बहुत टर्बुलेंस के बाद जो 42,000 की पुट थी कल का, उसका आउटस्टैंडिंग वाई था करीब समझ लीजिएगा कि 37 लाख। तो उस पुट राइटर का कन्विक्शन जनाब काम कर गया। हालांकि इंटरडे में सुबह डिप था टुवर्ड्स 41,770, लेकिन हाँ फिर 42,000 के मार्क को रिगेन करके मेरे ख्याल से लगभग 100-150 पॉइंट का डिफरेंशियल मार्क करके ले जाएगा। एक दो स्टॉक्स यहाँ पे जो मार्क करना चाहूँगा मैं, जो कि अब सुपर स्विंग मोड में आ चुके हैं। देखिए नवीन फ्लोरिन तो खैर आज का अगर आप देखें सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक था ही। इस पैनल की एक प्रेफर्ड पिक थी आज एसबीआई लाइफ, वो अब डे है हाई पर है, कमेंस डे हाई पर है। एक सिप्ला और सन फार्मा लेके आइएगा, इनफैक्ट सन फार्मा ज़्यादा लेके आइएगा। आई थिंक मैं उसको डिस्कस करना चाह रहा था। आपको याद होगा दिसंबर लास्ट वीक में, स्पेशली अराउंड एक्सपायरी, जब वो कोविड फियर्स थे, सारे स्टॉक्स चल रहे थे, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स चल रहे थे, फार्मा में सब कुछ चला, ग्लेनमार्क चला, ल्यूपिन चला, लेकिन फियर्स अगर आप देखें उसके बाद सिंक हो गए। बट स्टिल सन फार्मा अपनी करियर की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी में एक बार फिर से आके खड़ा हो गया है। इसकी हाईएस्ट ट्रजेक्टरी है 1040 और 1068। राजेश पालवी जी जरा देखिएगा एक बार, 1033 सब्सटेंशियल लॉन्ग ओआई एडिशन हुआ है इस स्टॉक में आज। फार्मा में एकमात्र ऐसा स्टॉक जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, यस फार्मा में आज इसमें बिल्डअप है करीब आप समझ लीजिएगा कि एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मेरे ख्याल से स्क्रीन पे आइए, इट्स 0.44%। जैन फ्यूचर्स बड़े हैं और करीब 1.5 करोड़ का ओआई यहाँ पे है और 18,200 शेयर यहाँ जुड़े हैं, यस 0.1%। कैश में ज़्यादा स्विंग है, डेरिवेटिव्स में ओआई एडिशन नहीं है। आपका व्यू इस वक्त सन फार्मा में डे हाई पर? बिल्कुल वीरेंद्र जी, काफी स्टेबल यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर है स्टॉक का, और अगर देखें तो इस तरीके के मार्केट में भी स्टॉक ने होल्ड आउट करते हुए रखा है। और अगर हम देखें तो पूरे ही फार्मा पैक में ये एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे अगर हम देखें तो मंथली बेसिस पे भी ये 4th-5th मंथ है जहाँ पे स्टॉक में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनते हुए दिखी है। स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें लगता है कि स्टॉक में बने रहना चाहिए। लॉन्ग साइड का ट्रेड यहाँ पे लिया भी जा सकता है फ्रेश। 1010 के आसपास के स्टॉप लॉस रहेंगे
अपसाइड में हमें लगता है यहाँ पे जो टारगेट बन के आ सकता है वो करीब 1065 से 1070 की तरफ ये स्टॉक का टारगेट आते हुए दिख सकता है। तो ट्रेड यहाँ पे लॉन्ग साइड का सजेस्ट करेंगे 1010 के स्टॉप लॉस। एक्चुअली इसका ऑल टाइम हाई 2015 में था, अप्रैल 2015 में, तभी एक स्टॉक करीब 1150-1200 तक गया था। उसमें एक वन वे रैली आई थी, वो जो 200 से रैली स्टार्ट हुई थी और 200 से इसको 1200 ले गई थी। मुझे वो इसलिए याद है वो फेज़, क्योंकि वो एक फेज़ था जिसमें ये ऑलमोस्ट हर महीने एक पूरा फार्मा सेक्टर का मार्केट कैप ऐड कर रहा था, और ये वो फेज़ था जिसमें शांघवी जी इंडिया के रिचेस्ट बन गए थे। वहाँ तक गया था ये स्टॉक, वो पीरियड था अप्रैल 2015 का, और वहाँ से फिर ये गिरा था और 400 रुपये तक आया था जब वो सब हलोल की और बाकी प्रॉब्लम्स उसकी निकल कर आई थी। और अब 400 से वापस इसने रिकवरी दिखाई 1033, और अपने जो ऑल टाइम हाइज हैं उसके विद इन 100 रुपये की ट्रेजेक्ट्री में आ गया। चलिए एक काम करते हैं, अगर यतिन रेडी हैं तो यतिन के पास वापस चलते हैं एक बार और जान लेते हैं कि डीलिंग रूम्स में क्या रिकमेंड हो रहा है। यतिन। गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, दो स्टॉक्स जो आज फोकस में है, सबसे पहले सिप्ला, जहां डीलर्स अपने क्लाइंट्स को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ऑब्वियसली ये पोजिशनल ट्रेड कॉल है, जहां उनको लगता है कि 1100 से लेके 1125 तक के लक्ष्य आपको पोजिशनली इस सीरीज में शायद देखने को मिले। ऑब्वियसली डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। इन जनरल अगर आप देखें तो पिछले आधे घंटे में अच्छी खासी बाइंग आपको सिप्ला के शेयर में आती हुई नजर पड़ रही है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। स्टॉक लगभग 1% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। इन्फोसिस ऑब्वियसली आज पोस्ट मार्केट नतीजे आएंगे और नतीजों के पहले पहले डीलर्स की एक बोल्ड कॉल यहाँ वो खरीदारी कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखें, येस्टरडे भी लॉन्ग बने थे और आज भी ओपन इंटरेस्ट में लगभग 6 लाख शेयर्स का एडिशन हुआ है। लास्ट टाइम जब मैंने कुछ ही मिनटों पहले इसको चेक किया था, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स के पहले यहाँ थोड़ा बहुत लॉन्ग बायस दिख रहा है। HCL टेक्नोलॉजीज में भी थोड़े बहुत बाय फ्लोज आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोनों इन IT स्टॉक्स में रिजल्ट्स के पहले पहले डीलिंग जो है खरीदारी का सौदा कर रहे हैं। ओके, शुक्रिया यतिन। तो इन्फोसिस करीब 0.5% ऊपर इस समय। बैंक निफ्टी अब 42,100 भी क्रॉस कर रहा है, और देखिए सुबह दोपहर को जो लो लगाए थे वहाँ से रिकवरी देखिए। हालांकि ऑब्वियसली सुबह सबके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए होंगे जिस लेवल तक बैंक निफ्टी गया था उस लेवल के बाद, लेकिन लोअर लेवल से डिसेंट रिकवरी बैंक निफ्टी में। लो था इसका 41,743 और वहाँ से अब करीब 350, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 400 अप्रोच कर रहा है अब ये इंट्राडे रिकवरी में। गावा जी, अभी एक मार्केट का स्ट्रक्चर क्या आपको लग रहा है कि अभी ये बस सेल ऑन रैली रहने वाला कुछ टाइम तक? एक्चुअली दो बातें हुई हैं आज। निफ्टी ने एक न्यू लो तो बनाया, बैंक निफ्टी ने नहीं बनाया। ये एक डाइवर्शन है, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। तो ये संकेत दे रहा है कि देयर इज स्ट्रेंथ, बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा। ये कल से भी हमने देखा कि नीचे लोअर लेवल से काफी विक्स बन रही थी, मतलब ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। एक बात ये है, उसके हिसाब से लगता है कि अब तक सब कुछ ठीक है। अगर आज का लो ब्रीच होता है और बैंक निफ्टी में आजकल कल का परसों का जो लो हमने देखा वो ब्रीच होता है, तब जगह गिरावट आएगी। जब तक वो नहीं आता हो सकता है साइडवेज मूव ले, लेकिन स्ट्रेंथ कहां दिखेगी? स्ट्रेंथ दिखेगी निफ्टी में जब वो 18,300 के ऊपर चला जाएगा, दैट विल द फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ। और बैंक निफ्टी करीब 43,500, तब तक थोड़ी रैलीज रहेगी, स्ट्रगल रहेगा, साइडवेज मूव रहेगा। इंपॉर्टेंट लेवल है कि परसों का लो जो 17,800 का है वो डिसाइसिवली ब्रीच हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो एक वाटरफॉल आएगा, अगर वो नहीं होता तो यहाँ पर संभलने की जगह तो अच्छी है, क्योंकि आज डाइवर्जन है और डाइवर्जन मुझे पसंद है। ओके, डाइवर्जेंस पसंद है। ये बैंक निफ्टी ने कल भी एक्चुअली अपना लो सिर्फ 200 पॉइंट से बजाया था, लेकिन कल और आज में फर्क क्या था कि आज निफ्टी ने अपना लो तोड़ दिया, बैंक निफ्टी ने लो नहीं तोड़ा अपना। हालांकि निफ्टी ने लो तोड़ने के बाद एक रिकवरी दिखाई है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और कल देखते हैं मार्केट क्या गैप अप दिखाएगा या गैप डाउन दिखाएगा, उसके बाद इस मार्केट को फ्रेश तरीके से अप्रोच करेंगे। लेकिन आज ब्रॉडर मार्केट में भी कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है आज तक, मतलब एक ब्रॉडर मार्केट ठीक ठाक ही है। एडवांस डिक्लाइन भी मतलब बहुत ख़राब हो सकता था, लेकिन इतना ख़राब है नहीं, तो ठीक ठाक है। और कुछ स्टॉक्स में एक आज आपने अच्छी खासी बाइंग देखी है, जैसे कि अब एक SBI लाइफ लेकर आई है। SBI लाइफ अब इस समय डे हाई पर। गोदरेज कंज्यूमर ये भी एक स्टॉक है जो इस समय डे हाई पर। अच्छा मानस, एक बार जरा LTI माइंडट्री का चार्ट देखिए, LTI माइंडट्री पर कोई व्यू? देखिए, LTI माइंडट्री की जहां तक बात है अनुज जी, मैं थोड़ा और इंतजार करूंगा। देखिए, बॉटम बनाने की स्टॉक कोशिश कर रहा है, लेकिन कंफर्मेशन तभी आएगा जब ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा। जब 4350 के लेवल्स ब्रेक होंगे तब आप एग्रेसिव होकर खरीदारी कर सकते हैं। आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो आप बने रह सकते हैं, क्योंकि स्टॉक कोशिश कर रहा है बॉटम बनाने की 4190 के आसपास। तो 4190 के स्टॉप लॉस से बने रहिए LTI M में।
लेकिन खरीदारी अगर एग्रेसिव होकर करनी है तो फिर 4350 के ऊपर करेंगे। चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब सिर्फ 17 मिनट बचे हैं और मार्केट जैसे हम कह रहे हैं कि एक थोड़ा फाइट दिखाया बुल्स ने और क्रूशियल लेवल्स के ऊपर बंद हो रहे हैं, तो ऐसे में BTST कॉल्स क्या होनी चाहिए? गाबा जी, आपकी ट्रेड? वेल, मुझे अच्छा लगता है मारुति का बेस बना हुआ है। जो रिसेंट लो हमने देखा था करीब 8000 के करीब, वो तो ब्यूटीफुल लो था, उसके जो भी डिप्स है वायबल, लेकिन आज का लो भी बढ़िया है, करीब 8250 के आसपास है। मुझे लगता है आप ट्रेड करें 8368, मारुति 8450 तो 8500 भी आते तो जा सकता है, लेकिन पहला टारगेट रहेगा 8450, स्टॉप होगा करीब 8000 टू 8350, बस टाइट स्टॉप है मारुति। ओके, मारुति आपके स्क्रीन पे 8370 लगभग बाय है फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 8450। जिमनी का कुछ तो असर हुआ आज आपकी स्क्रीन पर, 84 रुपए ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। मानस, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? तो देखिए, बालकृष इंडस्ट्रीज में खरीदारी करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो बहुत क्लियर दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिख रहा है। 3-4 दिनों का कंसोलिडेशन कह सकते हैं या तो एक छोटा सा करेक्शन कह सकते हैं, लेकिन अब फाइनली आज के कैंडल को देख के लग रहा है कि ये जो करेक्शन था या कंसोलिडेशन था ये कंप्लीट हो गया है और फिर अब करंट लेवल से एक नया मूव देखने को मिल सकता है। 2190 के स्टॉप लॉस से बालकृष इंडस्ट्रीज में खरीदारी करेंगे 2265 के टारगेट के लिए। ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में ही इस समय आ रही है। रुचित, आफ्टरनून बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, मैं सीमेंट स्पेस के साथ में ही जाना चाहूंगा क्योंकि आज थ्रू आउट द डे हमने देखा है कि ये सीमेंट सेक्टर ने काफी स्ट्रेंथ बताई इन स्पाइट ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी। तो अल्ट्राटेक सीमेंट जो एक क्लियर ब्रेकआउट है, रादर देन टेकिंग चांस एनीवेयर एल्स, आई थिंक अल्ट्राटेक सीमेंट BTST के लिए भी लेके जाने की सलाह रहेगी। करंट लेवल्स पे 7120 के स्टॉप लॉस के साथ में कल के सेशन में 7250 के टारगेट्स आ सकते हैं। ओके, प्रशांत जी, आपकी BTST ट्रेड? अनुज जी, मेरी ओवरऑल ये राय है कि IT सेक्टर एक सेल ऑन रैली है और वही राय मेरी इन्फोसिस के साथ होगी और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल वहां वीकनेस रहे। तो इंडेक्स मैनेज होने के लिए एक नॉर्मल तरीके से मुझे लग रहा है FMCG पिकअप होगा और इसीलिए मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL के साथ जाना चाहूंगा। करीबन 2590 ये चल रहा है, 2574 के नीचे यानी 2573, 2573 मेरा स्टॉप लॉस होगा और मेरा टारगेट होगा 2620 से लेके 2625 तक। फिलहाल HUL पर एक BTST का ट्रेड क्लियरली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच पालवे साहब, आपका ट्रेड क्या रहेगा? हर्षिता जी, जो स्टॉक BTST करेंगे वो रहेगा JSW स्टील। मेटल स्पेस पे हमें लगता है JSW स्टील यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। कल के सेशन में डे हाई की तरफ ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो थ्रू आउट द सेशन देखें तो एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट था। स्टॉक एक स्टेबल यहाँ पे बाइंग दिखाते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है यहाँ पे आना चाहिए टारगेट करीब 785 790 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 750 के आसपास। ओके, तो JSW स्टील में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की। महेश्वरी साहब, कोई आपको ऐसा ट्रेड दिख रहा है जो आप आज के लिए खरीदेंगे, कल के लिए कैरी करना चाहेंगे? आप म्यूट पर हैं शायद। आशीष जी म्यूट पर हैं। जी बताइए। आज से मेरा तरफ से जो फंडामेंटल पिक रहेगा वो रहेगा महिंद्रा CIE। आज इस स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई टच किया है और मेरा मानना है जो बाइंग इस स्टॉक में चल रही है वो स्टॉक को नई ऊंचाइयों की तरफ लेके जाएगी। अब रीजन ये है कि जो उनका पिछले साल का मुनाफा था वो करीब 390 करोड़ का मुनाफा था और 6 महीनों में ही वो 360 करोड़ ऑलरेडी कमा चुके हैं। तो कम से कम इस बार मेरा मानना है 20 रुपए की EPS कंपनी करेगी। 15 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे महिंद्रा का शेयर मिलना बिल्कुल स्टील है, तो इसलिए इस स्टॉक को मैंने आइडेंटिफाई किया है। इसको BTST भी कर सकते हैं और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए या रिजल्ट तक के लिए भी इसको होल्ड कर सकते हैं। चलिए, तो ये महिंद्रा CIE ऑटो अगर आप देखें आपका कन्विक्शन कॉल हो गया। BTST ट्रेड्स यहाँ पे मोर लेस पूरे हो चुके हैं। अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए 15-17 हार्डली 13 पॉइंट बचे हुए हैं, मतलब 13 मिनट बचे हुए हैं। एक बार डाउ जोन्स फ्यूचर्स लेके आइए, देखते हैं एग्जैक्टली अगर आप देखें किस सेटअप के साथ, ग्लोबल सेटअप या फिर इस पर ग्लोबल सेटअप का जो लीडिंग इंडिकेटर है डाउ फ्यूचर्स वो क्या कर रहा है। करीब 6 अंक नीचे, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता हुआ। सेटअप क्या कहता है, डेरिवेटिव्स ब्रेथ कैसी है। जब एक बार फिर से देखिए, इस बार का लो तो हमने तोड़ा और अगर आप एवरेजेस के लिहाज से देखें तो निफ्टी का ये क्लोज अगर आ रहा है तो वो एग्जैक्टली डॉट एट 100 डे एक्सपोनेंशियल में जा रहा है। ठीक ऐसा ही हुआ था 6 जनवरी को और ठीक ऐसा ही हुआ था 23 दिसंबर को। 55 लॉन्ग्स, 93 शॉर्ट्स।
20 अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग, नवीन फ्लोरिन, पीवीआर, चोला, कमिंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, इनमें स्ट्रॉन्ग बाइंग थी आज। शॉर्ट कवरिंग सिमंस में, कैपिटल गुड्स अगेन, जेएसडब्ल्यू स्टील मेटल स्पेस में, परसिस्टेंट सिस्टम मिड कैप आईटी में, एलटीआई माइंट्री मिड कैप आईटी में, गोदरेज प्रॉपर्टीज आज ये स्टॉक एकदम से अपीयर हुआ और इसने अपने अगर आप देखें झंडे गाड़े, ये इनफैक्ट माइनस की कॉल भी थी और जनाब ये बहुत दिनों बाद अगर आप देखें स्टॉक 20 डे में के ऊपर क्लोज हुआ है। अगली स्लाइड में आते हैं शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे थी, शॉर्ट माफ कीजिएगा, शॉर्ट जो थी वो थी ग्रैनुअल्स में और नाल्को, दिवीज लैब, वोडाफोन आइडिया और एचपीसीएल। आज पूरा का पूरा टेलीकॉम इनफैक्ट काफ़ी शॉर्टिंग देख के गया और एचपीसीएल, आईओसी और बीपीसीएल में एक रिवर्सल था आज। कल जितने लॉन्ग क्रिएट हुए थे वो सारे के सारे अगर आप देखें अनवाइंड हो गए। लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ रही और बीपीसीएल और आईओसी और एमआरएफ, आरबीएल, आईडीएफसी में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली। हर्षदा जी हाँ, तो ये फिलहाल कुछ ट्रेड्स जहाँ पर क्लियरली हमने देखा है बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। आखिरी 10 मिनटों में अगर इंडेक्स पर वापस लौटे तो 17,860 के आसपास निफ्टी स्टिकी है। इन्फोसिस आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आएंगे क्योंकि ये देखिए नेगेटिव टेरिटरी से आखिरी 1.5 घंटे में क्या घुमा है और लगभग आधे से 1% की बढ़त की तरफ आता हुआ। 1485 दरअसल डे हाई था इन्फोसिस का, 1482 के आसपास इस समय खड़ा है, तो ये क्लोज भी उन्हीं लेवल्स पर दिखाएगा। इसमें चीज ऐड करूंगा निफ्टी पर जो लास्ट के 10-15 मिनट का मूव है, ये प्योरली मुझे लग रहा है इंडेक्स मैनेजमेंट है और इसमें मतलब कोई रीज़न नहीं था जिस तरीके से मार्केट, या तो फिर पहले जो मार्केट गिरा वो इंडेक्स मैनेजमेंट था या जो अब रिकवरी आई है वो इंडेक्स मैनेजमेंट है। दो में से एक चीज़ तो हुई है और एक्सपायरी वाले दिन हम ये इस तरीके की मूव्स नॉर्मली देख भी रहे हैं। पर जिस तरीके से आज जैसे निफ्टी ने वो लो तोड़ा दिसंबर का, जो अब तक नहीं तोड़ रहा था, एक्सपायरी वाले दिन तोड़ा उसने और उसके बाद एकदम से सबके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए होंगे वहाँ पर और वहाँ से एक मिराकुलस 100-125 पॉइंट की रिकवरी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बहुत कुछ चेंज हो गया और बैंक निफ्टी ने भी उस रिकवरी को लीड किया। लेकिन फिर वही बात है कि इस मार्केट में मैं एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि आप अगर एक व्यू बना रहे हैं 3:15 बजे की मार्केट को देखते हुए, अगले दिन मार्केट आपको पनिश कर रहा है, तो इसके लिए एक कोई भी सौदा घर ना ले जाने में भलाई है। अगले दिन आप फ्रेश एक सेटअप देखिए और कल मार्केट को बहुत क्यूज पर रिएक्ट करना है। कल मार्केट को इन्फोसिस के नंबर्स पर रिएक्ट करना है और कल मार्केट को यूएस के इन्फ्लेशन पर रिएक्ट करना है और हमारे इन्फ्लेशन पर रिएक्ट करना है। तो सारा का सारा कॉम्बिनेशन कहाँ बैठेगा ये इस समय समझना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए एक समझदारी इसी में होगी कि अपने सौदों को आज ही निपटा दें और फिर कल फ्रेश सौदा लें। इसीलिए गावा साहब कह रहे थे कि नतीजे देखकर ही इन्फोसिस में अगला ट्रेड लेंगे, इस समय नहीं। लेकिन ये जो रिकवरी आई है वो अच्छी रिकवरी है इन्फोसिस में, करीब 11-12 रुपए ऊपर अब ट्रेड में आता हुआ दिखाई दिया है। अच्छा, ऑटो की बात कर रहे थे, आज तो टू व्हीलर्स में भी थोड़ा सा ट्रेंड मजबूती का, स्पेशली बजाज ऑटो करीब 1% ऊपर, हीरो मोटो हल्की सी पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ। गावा साहब, आई नो आपको मारुति पसंद है, लेकिन टू व्हीलर साइड पर बजाज या हीरो में कोई इंटरेस्ट? मैंने देखा था, सुबह से ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं, ये काफी स्ट्रेच्ड है ऑन द डाउन साइड, तो यहाँ पर एक बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं। पे अप बाउंस हो सकता है, कल सुबह में बाउंस, ये मैं शायद रिजर्व में है, आज था, हो सकता है मैं कल दे दूं, लेकिन मुझे लगता है कि जगह अच्छी है बाउंस करने की बजाज ऑटो को। अगर आपको मिलता है तो लेना है, किसी को ले सकते हैं आप भी। 3540 का स्टॉप अगर चले, बस 3620, जब भी कोई ज्यादा स्ट्रेच होता है फिर एक बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं। बजाज में ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, इस समय ये एक व्यू आता हुआ बजाज पर। एक बार आप वो स्टॉक्स वापस लेकर आइए, पीवीआर और आइनॉक्स लीजर, क्योंकि दोनों पर सुबह वो शो खुलते ही एक आपको एक स्ट्रैटेजी दी गई थी कि दोनों में बाय है और दोनों, जैसे मैंने कहा भी था कि क्योंकि दोनों का मर्जर होने वाला है तो दोनों सेम रेशो में मूव करेंगे। 2 से 3% इस समय यहाँ पर मूव है और आइनॉक्स में करीब 3.5% का मूव है इस समय यहाँ पर इन दो स्टॉक्स में। एक बार जरा स्टॉक लेकर आइए। उसके अलावा ग्लैंड फार्मा में एक इस समय थोड़ी सी हम देखा सुबह एक डिक्लाइन आई थी और ग्लैंड फार्मा का स्टॉक इस समय आपकी स्क्रीन पर ये करीब डी लो पर आता हुआ 1498। मानस, इसको ट्रैक किया गया आपने ग्लैंड फार्मा को? बिल्कुल अनुज जी, और देखिए यहाँ पर ट्रेंड बहुत क्लियर दिख रहा है, निगेटिव ट्रेंड दिख रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं। आज एक अहम सपोर्ट जो कि 1550 के आसपास था, स्टॉक ने उसको भी ब्रीच किया है। तो आई थिंक ये डाउन ट्रेंड आने वाले समय में भी कंटिन्यू रहना चाहिए। तो कोई रीजन समझ में नहीं आता है कि इस गिरावट पे भी खरीदारी करनी चाहिए। आई थिंक बेहतर रहेगा इसको छोड़ दें और खरीदारी तभी करें जब ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करना शुरू हो, जो इस टाइम के लिए तो 1600 रुपए के आसपास पर आता है।
ओके तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर साफ देखने को मिल रही है ग्लैंड फार्मा नरमी की तरफ। तो अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। चोला इन्वेस्टमेंट ये तेजी की तरफ बैठा था, लेकिन वहां पर आज 3% का एक्शन है। इस पर किसी ने कॉल नहीं दिया। जाते जाते राजेश पाल भैया, कोई ओपिनियन कल के लिहाज से? 3% ऊपर है चोला इन्वेस्टमेंट 685 पर। करेक्शन के बाद जरूर रिकवरी का ट्रेड बना है। यस, आज का मूव काफी इंटरेस्टिंग है। अब कल के सेशन में अगर ये स्टॉक 690 92 के ऊपर सस्टेन होता है तो बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जाएगा। और फिर हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट जो इसका बन सकता है वो करीब 715 720 की तरफ आते हुए दिखेगा। तो 692 का वेट करें, वो ब्रेकआउट के बाद बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाए। ओके चलिए देखिए, वो जो मैं बात कर रहा था एक पीवीआर और आइनॉक्स की, तो हमारे सहयोगी चैनल पर एक ये स्टोरी अभी ब्रेक हो रही है CNBC TV 18 पर कि NCLT से, आज मुंबई NCLT से इस डील को एक अप्रूवल मिल गया है। पीवीआर आइनॉक्स का जो मर्जर है और वर्बल ऑर्डर अप्रूव हो गया और रिटर्न ऑर्डर आने में अभी करीब 15 से 20 दिन लगेंगे। और जो मर्जर का रेशो था 3 शेयर पीवीआर के आइनॉक्स लीजर के हर 10 शेयर के लिए, जो नई एंटिटी होगी हश्ता, वो एक तरीके से मोनोपोली हो जाएगी क्योंकि या तो पीवीआर है आइनॉक्स है, तीसरा तो कोई मुझे मल्टीप्लेक्स चेन एटलीस्ट मुंबई में तो दिखता नहीं है। पहले होते थे 2-3 एड लैब्स वगैरह, लेकिन सारे के सारे फिर इन्हीं लोगों ने ले लिए थे। तो ये आइनॉक्स प्रमोटर्स का स्टेक होगा करीब 16%, पीवीआर प्रमोटर का स्टेक होगा करीब 10%। राहुल अरोड़ा से एक बार बात हो रही थी तो उन्होंने एक बोला था इस कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखने के लिए कि आगे जाके ये एक टेक ओवर कैंडिडेट होगा। तो ये एक इस समय एक एक्सक्लूसिव खबर CNBC TV 18 की तरफ से। वो इनफैक्ट पूरे गेम को और भी पूरी तरह से बदलता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, पीवीआर बाय करने का कॉल ये पालविया साहब का था और मेरे ख्याल में जब रुचित जुड़े थे तब उन्होंने नहीं, आइनॉक्स मानस का था और प्रशांत का पीवीआर का ट्रेड था और वो दोनों स्टॉक साथ में दिखाइएगा क्योंकि अब जो दरअसल मूव्स देखने को मिल रहे हैं वो इन टैंडम देखने को मिल रहे हैं और ये ऐसे ही चलेंगे। अब इवेंचुअली ये कुछ दिनों में एक ही एंटिटी बन जाएगी। पीवीआर आइनॉक्स इस कंपनी का नाम होगा। वो ब्रांडिंग चेंजेस अब आते हुए डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। दोनों स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मूव आज के दिन आपने देखा है। और आज लकीली खुलने के साथ ही CNBC आवाज ने स्टॉक पर चर्चा की और दिन भर वो तेजी का एक कैंडिडेट साबित हुआ है। तो ये इनफैक्ट अपडेट आता हुआ, चलिए आखिरी 4 मिनट बचे हैं ट्रेड के, तो कुछ स्टॉक्स आपको दिखा देते हैं जहां पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। वायदे बाजार में पीवीआर और आइनॉक्स आप देखिए आजू बाजू साथ साथ भागते हुए अच्छी खासी तगड़ी तेजी देखने को मिली है और एक वर्बल अप्रूवल आ गया है, रिटन अप्रूवल इनके मर्जर को NCLT की तरफ से जल्दी आता हुआ दिखाई देगा। नवीन फ्लोरिन आज का टॉप परफॉर्मर है 5% ऊपर, यहाँ पर 20% तक का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला। ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था, लेकिन एक सेक्टर जो काफी तगड़ी तेजी में था आज के दिन जहां पर ऊपरी लेवल से मार्केट काफी स्लाइड कर रहा था, वो था कैपिटल गुड स्टॉक्स। LNT देखिएगा, ये करीब 1.5% ऊपर। कमिंस देखिए 2.5% तक की तेजी पर। कैपिटल गुड इंडेक्स आपने देखा नियरली 1% के गेन्स पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। जीमेंस के स्टॉक में भी हमने देखा करीब 1.5% तक का इजाफा देखने को मिला और ABB इंडिया जैसा स्टॉक भी करीब 0.5% ही ऊपर रहा। ये कुछ ट्रेड्स रहे थे जहां पर हमने देखा अच्छी खासी हरकत, अच्छी खासा मोमेंटम देखने को मिला है आज के दिन। इसके अलावा आज हमने देखा MCX जैसा ट्रेड, गोदरेज कंज्यूमर जैसा ट्रेड, इन सब में काफी तगड़ी चाल बनती दिखाई दी। सीमेंट कंपनियों का जिक्र वीरू कर रहे थे तो अल्ट्राटेक, दालमिया भारत, JK सीमेंट, श्री सीमेंट, ये कुछ काउंटर्स थे जहां पर हमने देखा है काफी तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी। चलिए अब वॉल की तरफ चलते हैं और लार्जली आपको बताएंगे आज के आउट परफॉर्मर्स कौन से रहे हैं, किन स्टॉक्स ने दरअसल मार्केट को निचले स्तरों से संभालने की कोशिश की और कौन से वो स्टॉक्स थे जहां पर दबाव देखने को मिला। तो इंडेक्स पहले आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा 17,867 के आसपास यहाँ पर ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 26 हम 17,764 तक टूटे थे और वहां से एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी, लगभग आप कह सकते हैं 200 पॉइंट तक की रिकवरी निफ्टी ने डे लो से दिखाई है और अब 28 पॉइंट नीचे जाकर टिक रहा है। निफ्टी बैंक भी निचले लेवल से अच्छी खासी रिकवरी दिखाने में कामयाब। 41,000 के काफी नीचे हम गए थे, 41,000 के करीब जाते हुए दिखाई दे रहे थे और 42,100 तक के लेवल्स करीब 129 अंकों की गिरावट पर यहाँ पर ट्रेड टिका है। निफ्टी IT आज फुल फॉर्म में था।
आज दो दिग्गज कंपनियों के नतीजे HCL टेक और इन्फोसिस मार्केट खुलने के आधे घंटे बाद में आते हुए दिखाई देंगे और वो इंडेक्स संभलता हुआ 135 पॉइंट ऊपर। यहाँ पर इन्फोसिस आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। HCL टेक 1.5% ऊपर। HCL टेक में दिन भर तेजी देखने को मिली है। इन्फोसिस नेगेटिव टेरिटरी में गया था और वहां से रिकवरी आई और 1481 के आसपास 82 के आसपास टिकता हुआ ये स्टॉक दिखाई दिया है। इसके अलावा अल्ट्राटेक जैसे ट्रेड्स, DRL जैसे ट्रेड्स, सिप्ला जैसे ट्रेड्स दरअसल तेजी की तरफ ही बैठते हुए दिखाई दिए हैं, जहां पर आज हमने देखा है कंसोलिडेटेड तौर पर खरीदारी। लेकिन क्या टूटा इस मार्केट में? ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट्स, ये वो स्टॉक्स थे जिन्होंने निफ्टी बैंक पर प्रेशर डाला और ओवरऑल मार्केट को भी कमजोर किया। एशियन पेंट इनफैक्ट काफी कमजोर रहा है हाल फिलहाल में, डिस्पाइट द फैक्ट कि पिछले कुछ दिनों में हमने कच्चे तेल में नरमी भी आती देखी है, उसका ज्यादा फायदा मिला नहीं है स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर के तौर पर। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, आपको दिखाई देगा पूरे मार्केट का हाल, कितना हरा कितना लाल। आप देखेंगे तो बीचों बीच जाकर मामला अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। गिरने वाले शेयर जरूर हैं लेकिन बढ़ने वालों की संख्या भी कम नहीं है अगर आप सिर्फ निफ्टी के ट्रेड पर नजर डाल रहे हैं। SBI लाइफ आज का टॉप मोस्ट काउंटर 1315 के लेवल्स पर टिकता हुआ, नेली 2% ऊपर, 2% ऊपर अल्ट्राटेक, HCL टेक में 1.5% का इजाफा, 1.5% ऊपर आपका LNT भी। मेटल कंपनियों में JSW स्टील में आज अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। इसके अलावा बजाज ऑटो, मारुति जैसे ट्रेड्स, HDFC बैंक जैसे ट्रेड्स का सहारा मिला है। कमजोरी की तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज और RIL का साथ नहीं था। अगर RIL आज 2% नीचे नहीं होता तो शायद हमारी एक पॉजिटिव टेरिटरी में अच्छी खासी क्लोज और उससे ज्यादा इन लेवल से ज्यादा बेहतर क्लोज आ रही होती। डीवीज में कमजोरी देखने को मिली है। BPCL, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में कमजोरी देखने को मिली है। टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर, ये सब वो काउंटर्स हैं जहां पर आज हमने देखा है बिकवाली का दबाव रहा है। तो ये है फिलहाल आज के लिए स्तर 17,863 के लेवल्स पर 32 पॉइंट नीचे हम इंडेक्स को छोड़ जा रहे हैं और निफ्टी बैंक आपके सामने आएगा जहां पर 40 अंकों तक की गिरावट देखने को मिली है 42,086 के लेवल्स पर। वीरू, क्लोजिंग तो काफी बेहतर, बिल्कुल बेहतर है और आई थिंक इस क्लोजिंग के लिए अगर आप देखें हर्षदा, जो एक्सपायरी सेटअप था उसने भी काफ़ी मदद किया और स्पेशली फॉर बैंक निफ्टी जो अपनी करीब 42,000 की ट्रैजेक्टरी को बहुत स्ट्रांगली ग्रिप करके ले गया। हर्षदा, आप बुक्स की बहुत शौकीन हैं मेरे ख्याल से और मैं भी हूँ। अभी समीर अरोड़ा जी की तरफ से एक छोटा सा पार्सल मुझे रिसीव हुआ। 3 पुस्तकें अगर आप देखें फॉर दिस न्यू ईयर एज ए गिफ्ट उन्होंने भेजी, बाउंडलेस, फ्रीजिंग ऑर्डर और आई थिंक और एक है लाइफ स्पेन। तो इन तीनों पुस्तकों के लिए समीर जी के लिए और समीर जी को और साथ ही साथ बहुत बहुत शुक्रिया इन बुक्स के लिए। कंप्लीट करने की सोचूंगा इस ठंड में इसको। वीरू, एक्चुअली वही 3 किताबें मेरे पास भी हैं, तो अब हम एक बुक क्लब शुरू कर सकते हैं और बुक्स को फिर बाद में कंपेयर कर सकते हैं कि आपको क्या पसंद आया और क्या नहीं। लेकिन चलिए इसी नोट पर हम लेंगे इजाजत और आज वो आखिरी दिन हमारे 17वें साल का, कल एक नए दिन और नए साल की शुरुआत होगी CNBC आवाज के लिए। नमस्कार।